हेलो फ्रेंड्स, ये आप हैं, ये हम हैं और यहाँ हम रिवीजन करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, आज हम कवर करने जा रहे हैं ओसीएम का पार्ट 2। रिवीजन करने जा रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक बहुत ध्यान से देखें और सुने, और इंपॉर्टेंट स्लाइड्स का आप स्क्रीनशॉट लेते रहें ताकि आपको बोर्ड में मैक्सिमम स्कोर करने में आसानी हो। फ्रेंड्स, जिन्होंने भी पार्ट 1 नहीं देखा है उनसे रिक्वेस्ट है पहले पार्ट 1 जरूर देखें, क्योंकि उसमें जो भी टॉपिक्स बताए गए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको सुन लेते हैं, दो चार लाइनें भी लिखेंगे तो भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं रिवीजन ओसीएम का पार्ट 2। सबसे पहले हम देखेंगे चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है बिजनेस सर्विसेज। फ्रेंड्स, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे ज्यादा वेटेज इसको दिया गया है। तो सबसे पहले आपने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। हर एक चीज इस चैप्टर की पढ़नी है ताकि आपको एग्जाम में मैक्सिमम स्कोर करने में आसानी हो। अच्छा फ्रेंड्स, आपके लिए मैंने आईएमपी क्वेश्चंस की लिस्ट भी बना के अपलोड कर दी है। पार्ट 1 पार्ट 2 उसमें भी जरूर देखिएगा ताकि आपको स्कोर करने में मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिजनेस सर्विसेज के ऊपर शॉर्ट नोट हम देख लेते हैं। बिजनेस सर्विस क्या होता है? सर्विस किसे कहते हैं? सर्विस इज एन एक्ट ऑफ परफॉर्मेंस दैट वन पार्टी कैन ऑफर टू अनदर। जब एक बंदा दूसरे के लिए कुछ करता है तो उसे हम बोलते हैं सर्विस। जैसे हम टीचिंग की बात करें तो टीचर आपको पढ़ा रहा है, वो आपको नॉलेज बांट रहा है, वो आपको सिखा रहा है। तो सर्विस क्या होता है? इट इज एन एक्ट ऑफ परफॉर्मेंस दैट वन पार्टी कैन ऑफर टू अनदर। और बिजनेस सर्विसेज आर दो सर्विस विच हेल्प इन सक्सेसफुल रनिंग ऑफ बिजनेस। बिजनेसमैन जो सेवाएं प्रदान करते हैं और आपको सेवा देके जो मेवा लेते हैं उसको हमने नाम दे दिया बिजनेस सर्विसेज। फ्रेंड्स, सर्विसेज की बात करें तो पॉइंट नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। दे आर इनटेंजिबल इन नेचर, यानी ना तो हम उसको देख सकते हैं ना तो हम उसे छू सकते हैं, बस हम सिर्फ उसे महसूस कर सकते हैं। सर्विसेज हेट्रोजिनस होते हैं, ये सब हम डिटेल में डिस्कस करने वाले, आगे पॉइंट्स आने वाले। हेट्रोजिनस का मतलब होता है नॉट सेम, नॉट सेम यानी डिफरेंट। सर्विसेज इनसेपरेबल होते हैं, इनकंसिस्टेंट होते हैं, पेरिशेबल इन नेचर होते हैं, रिक्वायर्स कंज्यूमर पार्टिसिपेशन। आपको जो इस चैप्टर में सेवाएं सीखनी है वो आपको थर्ड पॉइंट में बताया गया है। सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज आर बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, वेयरहाउसिंग एंड कम्युनिकेशन। ये आपके चैप्टर में 5 सर्विसेज दी गई है। इसके अलावा भी कई फ्रेंड सर्विसेज होते हैं, जैसे होटल्स की बात करें, टूरिज्म की बात करें, कई सारी सेवाएं प्रोवाइड की जाती है। लेकिन आपके सिलेबस के हिसाब से ये 5 सेवाएं आपको पढ़नी है। बिजनेस कैन नॉट बी इमेजिन इन द एब्सेंस ऑफ दीज सर्विसेज। यस, इन सेवाओं के बगैर कोई धंधा, कोई बिजनेस नहीं चल सकता। तो ये रहे इसके फीचर्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज। पॉइंट नंबर 1 इज इंटेंजिबल। अभी अभी मैंने कहा गुड्स टेंजिबल होते हैं। आपका मोबाइल टेंजिबल है, आप उसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन सेवाओं को सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। कैन नॉट बी सीन एंड टच। डॉक्टर ने आपको सर्विस दी, डॉक्टर को तो आप देख सकते हो लेकिन आप उसकी सर्विस को सिर्फ फील कर सकते हो। इनसेपरेबल, सर्विस को हम सेपरेट नहीं कर सकते सर्विस प्रोवाइडर से, यानी दोनों का एट अ टाइम होना बहुत जरूरी है। अगर आपको सर्विस चाहिए तो सर्विस प्रोवाइडर का होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आप डॉक्टर के पास जा रहे हो तो डॉक्टर आपको सर्विस तभी दे सकता है जब वो खुद वहां पे प्रेजेंट होगा। बगैर डॉक्टर के प्रेजेंट के आपको इलाज नहीं मिल सकता। अगर मुझे लेक्चर लेना है तो मुझे खुद प्रेजेंट रहना पड़ेगा, तभी मैं सर्विस दे पाऊंगा। तो सर्विसेज को हम सर्विस प्रोवाइडर से अलग नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 3 इज इनकंसिस्टेंसी, यानी यहां पे कंसिस्टेंसी नहीं है। सर्विसेज में स्टैंडर्ड्स कई बार नहीं होते फ्रेंड्स। हर कंपनी की सेवाएं कम ज्यादा होते रहती है। फॉर एग्जाम्पल, नेटवर्क की बात करते हैं, कितनी भी अच्छी कंपनी का आप नेटवर्क ले लो, कभी ना कभी किसी न किसी कंपनी का नेटवर्क का इशू रहता है। कभी कोई कंपनी का रहता है, कभी कोई कंपनी का रहता है। होटल की बात करते हैं, हमेशा आप एक ही होटल में खाना खाने जा रहे हैं, आज आपको मजा नहीं आ रहा है, क्या होता है? स्टाफ बदलते रहता है। तो ये सब चीजें होती रहती है, तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी नहीं मिल सकती। हमेशा आपको सेम सर्विस मिलेगी ऐसा हम बोल नहीं सकते। नेक्स्ट पॉइंट इज पेरिशेबिलिटी। फ्रेंड्स, सर्विसेज आर पेरिशेबल, यानी सर्विसेज कैन नॉट बी स्टॉक्ड। सर्विस को हम स्टॉक नहीं कर सकते। जब हमें जो सर्विस चाहिए उस समय हमें वो सर्विस लेनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई पार्टी या फंक्शन अटेंड करना है, रिसेप्शन पे जाना है,
तो उस समय आप ब्यूटी पार्लर में जाएंगे, तैयार होके आएंगे। क्या आप 4 दिन पहले जाके तैयार होके बैठ सकते हैं कि 4 दिन बाद हम जाएंगे? नहीं। आप जब बीमार होगे तब आप डॉक्टर के पास दवाई लेने जाओगे। आप एडवांस में दवाई ले सकते हो कि कल को मुझे ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, तो मैं पहले ये दवाई वो दवाई सब लेते रहूंगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो सर्विसेज को हम स्टॉक नहीं कर सकते। एग्जाम्पल नंबर 3, रेलवे की बात करें, प्लेन की बात करें, अगर कुछ सीट्स वैकेंट हैं, सीट्स खाली हैं, सुबह के टाइम पे ट्रेन जा रही है, अगर कुछ सीट्स वैकेंट है, तो क्या उसको हम शाम को सेल कर सकते हैं? नहीं। सर्विसेज कैन नॉट बी स्टॉक्ड। नेक्स्ट वन इज नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। सर्विसेज को हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, गुड्स को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। गुड्स में ओनरशिप ट्रांसफर होता है, सर्विसेज में हम ओनरशिप को ट्रांसफर नहीं कर सकते। आपने डॉक्टर की सर्विस ली तो आप डॉक्टर को आपने हमेशा के लिए खरीद दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी आप जितनी बार सर्विस लेंगे उतनी बार आपको उसका पैसा देना पड़ेगा। आप ऑटो में जितनी बार बैठोगे आपको ऑटो वाले को उतनी बार पेमेंट करना पड़ेगा। तो सर्विसेज में क्या होता है, ओनरशिप को हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, आप हमेशा उस चीज के मालिक नहीं हो सकते। नेक्स्ट पॉइंट इज कंज्यूमर पार्टिसिपेशन। अगर आपको सेवा लेनी है, सर्विस चाहिए, तो आपको खुद पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, टूर के लिए बस रेडी है, जब तक आप वहां पे नहीं बैठोगे आपको सर्विस नहीं मिलेगी। आप बीमार हो, आपको खुद डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ग्लूकोज लगाना है, इंजेक्शन लगाना है, तो आपको लेना पड़ेगा। आपकी जगह पे आपका नौकर ले ले, ऐसा सोचिएगा भी मत, उसे फील हो सकता है। जोक्स अपार्ट, फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। हर चैप्टर पे, हर टॉपिक वाइज मेरे अलग अलग वीडियोस बने हुए हैं, उसको जरूर देखिएगा। ये रिवीजन है तो हम वो हिसाब से बता रहे हैं। फ्रेंड्स 2-2, 3-3 लाइनें भी अगर आप वो हिसाब से पढ़ते जाओगे, लिखते जाओगे, टेक्स्ट बुक को सामने रखो रिवीजन सुनते समय, इससे क्या होगा, आपको टिक मार्क करने में आसानी होगी कि मुझे क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है। फ्रेंड्स दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ सर्विसेज कवर्ड इन चैप्टर नंबर 4। लेकिन आपको चैप्टर नंबर 4 में से एग्जाम में 3 ही आने वाले हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से सिलेबस 25% रिड्यूस हुआ है। तो इंश्योरेंस आएगा, बैंकिंग आएगा और वेयरहाउसिंग आएगा। इंश्योरेंस, बैंकिंग, वेयरहाउसिंग। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आपको सेल्फ स्टडी के लिए बोला गया है और ये आप स्कूल लेवल से सीखते आए हो। तो टोटल 5 सेवाएं हैं जो इस टॉपिक में दिए गए हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बैंकिंग की। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के फंक्शंस होते हैं, 2 प्रकार में उसको डिवाइड किया गया है। पहले इस चार्ट को अच्छे से समझ लेंगे तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। प्राइमरी फंक्शंस एंड सेकेंडरी फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शंस का मतलब होता है बैंकिंग फंक्शंस। सेकेंडरी फंक्शंस का मतलब होता है नॉन बैंकिंग फंक्शंस, बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग। मेन फंक्शंस जो होते हैं पैसे का लेन देन करना, उसको हम प्राइमरी फंक्शंस बोलते हैं। जैसे उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड लैंडिंग फंड्स, या फिर आप इसको ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस भी कह सकते हो। बैंक एक हाथ से हमसे डिपॉजिट्स के जरिए पैसा लेती है और दूसरे हाथ से बैंक लोन देती है। हमसे पैसा कैसे लेती है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स को देखो 2 भागों में डिवाइड किया गया। 2 तरह के डिपॉजिट होते हैं, डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट्स। यानी 4 अकाउंट आपको दिख रहे हैं, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, ये डिमांड डिपॉजिट है। आप जब भी डिमांड करोगे, आप जब चाहो अपने अकाउंट से पैसा विड्रॉ कर सकते हो। यानी आप जब डिमांड करोगे बैंक आपको आपका पैसा देगी, बशर्ते आपके अकाउंट में पैसा होना चाहिए। टाइम डिपॉजिट की बात करें तो फिक्स्ड डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट, ये टाइम डिपॉजिट है, आपने फिक्स्ड पीरियड के लिए पैसा रखा हुआ है। तो बैंक एक हाथ से हमसे फ्रेंड्स पैसा ले रही है और दूसरे हाथ से बैंक लोन दे रही है जरूरतमंद लोगों को। यही बैंक का रोल है और यही बैंक का मेन काम है। सेकेंडरी फंक्शंस की बात करें तो उसमें बैंक 2 प्रकार के फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एजेंसी फंक्शंस एंड यूटिलिटी फंक्शंस। फ्रेंड्स एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे प्राइमरी फंक्शंस में बैंक हमसे पैसा कैसे लेती है। तो उसके लिए सबसे पहले कैसे हमसे पैसा लेती है, तो ये रहा आपके सामने। बैंक आपको पैसा कैसे लेती है आपसे? थ्रू डिपॉजिट्स। 4 तरह के अकाउंट होते हैं, आप कोई भी बैंक में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। 2 डिमांड डिपॉजिट्स हैं, 2 टाइम डिपॉजिट है। थोड़ी देर पहले बताया था, उसको जो है अलग किया गया, सेपरेट किया गया ताकि आपको समझने में आसानी। तो चलिए एक एक करके देखते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट वन इज सेविंग अकाउंट। फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, चीजें आसान हो जाएंगी। पहला लाइन तो सिंपल है, सेविंग डिपॉजिट इज अ डैश डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट है। इस अकाउंट को कौन ऑपरेट करते हैं? सैलरीड पीपल या लो इनकम ग्रुप, गरीब लोग या सैलरी वाले लोग इस अकाउंट को ऑपरेट करते हैं। और सबसे कम ब्याज यहां पर मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए, ये 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव है। अगर आप यहां पे अकाउंट ओपन करते हो तो क्या क्या फैसिलिटीज आपको मिलेंगी? पासबुक, चेकबुक, पेन स्लिप बुक, एटीएम कार्ड, ये सब आपको मिलेगा। आप इन सब का यूज कर सकते हो।
सेविंग अकाउंट में रेस्ट्रिक्शन है ऑन नंबर ऑफ विड्रॉवल्स, आप लिमिट से ज्यादा पैसों को विड्रॉ नहीं कर सकते। महीने में 12 से 13 बार या मैक्सिमम 15 बार आप विड्रॉ कर सकते हो, उससे ज्यादा बार पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, सेविंग अकाउंट में आपको ओडी यानी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं है। करंट अकाउंट भी डिमांड डिपॉजिट है। करंट अकाउंट को कौन ऑपरेट करते हैं? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन का जो भी बिजनेस है उस नाम से वो अकाउंट होता है। फॉर एग्जाम्पल कॉलेज के नाम से अकाउंट होगा, क्लासेस के नाम से अकाउंट होगा, हॉस्पिटल के नाम से अकाउंट होगा। ये बिजनेसमैन इसको ऑपरेट करते हैं और यहाँ पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज आपको अवेलेबल है? आपको पासबुक की जगह स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट यानी प्रिंट आउट निकाल के देंगे, जो भी आपके ट्रांजेक्शन्स हैं। चेक बुक मिलेगा, पैसा जमा करने के लिए पेन स्लिप बुक मिलेगा, एटीएम कार्ड आपको मिलेगा। नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन नंबर ऑफ विड्रॉवल्स, आप जितनी बार चाहें दिन में पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, बशर्ते आपके अकाउंट में पैसा होना चाहिए। एंड लास्ट यहाँ पे ओडी यानी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपको अवेलेबल है। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट की अगर हम बात करें तो ये टर्म डिपॉजिट है, यानी ये टाइम डिपॉजिट है। फिक्स्ड पीरियड के लिए आपने पैसा रखा है। अगर आपके पास इकट्ठा पैसा है, स्पेसिफिक अमाउंट 50,000, 1 लाख, 20 लाख, 25 लाख, जितना भी आपके पास अमाउंट है, इकट्ठा पैसा अगर आप यहां पे रखते हो फिक्स पीरियड के लिए, तो उसको हमने नाम दे दिया फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। और सबसे ज्यादा इंटरेस्ट यानी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको यहीं पे मिलता है दोस्तों। और क्या सबूत है कि आपने एफडी में पैसा रखा है? एफडीआर मिलेगा। एफडीआर का फुल फॉर्म वहां पे लिखा हुआ है, फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट। पैसा वापस कब मिलेगा? ऑन द एक्सपायरी ऑफ फिक्स्ड पीरियड। पीरियड खत्म होने के बाद ही आपको आपका पैसा मिलेगा। उस टाइम पे आपके सामने दो ऑप्शंस होंगे, या तो आप पैसा विड्रॉ कर लो या फिर आप इसको रिन्यू भी कर सकते हो। इमरजेंसी में आपको पैसा चाहिए तो आप उसको तोड़ भी सकते हैं। यहाँ पे लास्ट लाइन आपको लिखा है कि अगर आपको इमरजेंसी में पैसा चाहिए तो आप उसी रिसिप्ट को गिरवी रख के उसी बैंक से लोन ले सकते हो। जितने का एफडी है उसका 90% तक आपको लोन मिल सकता है, लेकिन बैंक उसके ऊपर क्या चार्ज करेगी? इंटरेस्ट। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, यहां पे क्या होता है? ये भी एक टर्म यानी टाइम डिपॉजिट है। हर महीने यहां पे आपको फिक्स्ड अमाउंट जो है जमा करना है। अगर रेगुलर सेविंग करनी हो तो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट बेस्ट है कि हर महीने मैं 500 रुपया मेरे बच्चे के लिए जमा कर रहा हूं। 3 साल के लिए मैंने अकाउंट ओपन किया तो हर महीने मुझे 500 रुपया बैंक में जमा करना है। यहां पे सेविंग से ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन एफडी से कम मिलता है। यहां पे दो ही चीजें आपको मिलेंगी, एक तो पासबुक मिलेगा जिसमें एंट्री करके देंगे हर महीने की, और दूसरा पैसा जमा करने के लिए पेन स्लिप बुक। यहां पे पैसा कब मिलेगा? आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पर्टिकुलर पीरियड। जितना साल के लिए भी आपने अकाउंट ओपन किया है, जितना भी आपने पैसा जमा किया, वो आपको ब्याज के साथ लास्ट में मिलेगा। प्राइमरी फंक्शंस की बात करें तो उसका पहला हिस्सा था कि बैंक हमसे डिपॉजिट्स के जरिए पैसा लेती है। दूसरा है लैंडिंग फंड्स यानी ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस भी कह सकते हो, आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा भी दिया गया है। अब लोन 3 प्रकार का होता है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म लोन का पीरियड है अप टू 1 ईयर, 1 साल का पीरियड है तो शॉर्ट टर्म है। 1 साल से ज्यादा अप टू 5 ईयर्स मीडियम टर्म है, अबव 5 ईयर्स ये लॉन्ग टर्म लोन है। इतना ही नहीं, एडवांस किसको बोलते हैं? इसका पीरियड होता है लेस देन 1 ईयर। वेरी शॉर्ट टर्म लोन को हम बोलते हैं एडवांस। जैसे कि आपने बैंक ओडी ले लिया, कैश क्रेडिट फैसिलिटी ले लिया, बिल ऑफ एक्सचेंज को आपने डिस्काउंट कर लिया। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज तो आपने सीखा ही होगा दोस्तों अकाउंट्स में, तो आप उसको डिस्काउंट, तो ये वेरी शॉर्ट टर्म लोन है, पीरियड इज लेस देन 1 ईयर, तो उसको हम एडवांस भी बोलते हैं। जरूरतमंद लोगों को बैंक इस तरह से पैसा देती है। अभी हम देखेंगे फ्रेंड्स सेकेंडरी फंक्शंस। सेकेंडरी फंक्शंस को फ्रेंड्स 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है एजेंसी फंक्शंस, उसको देख लेते हैं, इसको याद करना है, इसके लिए पहले इसको याद कर लीजिए। पीरियोडिक कलेक्शन एंड पेमेंट्स, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, फंड ट्रांसफर, डीमोनेटाइजेशन, फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस, याद कर लीजिए, मैं इसको अलग से डिटेल में बताने जा रहा हूं। सेकेंडरी फंक्शंस में नेक्स्ट आता है यूटिलिटी फंक्शंस, यानी आपको कुछ सेवाएं बैंक आपको देती है, जैसे आपको वो इशू करती है ड्राफ्ट चेक, लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के देती है, गिफ्ट चेक आपको बना के देती है, अंडरराइटिंग सर्विस प्रोवाइड करती है, गोल्ड रिलेटेड सर्विस आपको प्रोवाइड करती है। तो अभी हम इन सब चीजों को एक एक करके देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एजेंसी फंक्शंस का पहला पॉइंट क्या है? पीरियोडिक कलेक्शन एंड पेमेंट। आप बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दो, हर महीने मेरा सैलरी, डिविडेंड जो भी है रेगुलर जो आपके पेमेंट्स आते रहते हैं, आप बैंक को बोलो, बैंक आपके बिहाफ पे एजेंट यानी मिडिल मैन का बैंक रोल प्ले करते हो, आपके बिहाफ पे सैलरी, डिविडेंड, इंटरेस्ट एक्सेट्रा जो आप बोलोगे वो कलेक्ट करती रहेगी। वैसे ही अगर आप बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन देते हो कि भाई मेरे बिहाफ पे आप ये टैक्स भर दिया करो, ये प्रीमियम भर दिया करो, ये इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया करो, ये फोन का बिल पे किया करो,
तो अकॉर्डिंगली आपके अकाउंट से वो पैसा माइनस होते जाएगा। बैंक उसके कुछ चार्जेस लेती है, बस थोड़े से चार्ज होते हैं, आपको सर्विस प्रोवाइड करती है, आपको इन सब चीजों का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होता है? पोर्टफोलियो यानी आपका पिटारा। आपके पिटारा में आपके पिटारे में तरह तरह के सिक्योरिटीज होने चाहिए, जैसे आपको शेयर्स, डिवेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स, एफडी एक्सेट्रा। तो आपको तरह तरह की चीजों में इन्वेस्टमेंट करना है, तो बैंक आपको हेल्प करती है इन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने में। बैंक आपको बाइंग एंड सेलिंग में हेल्प करेगी, शेयर्स में इन्वेस्ट करना हो, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना हो, डिवेंचर्स में इन्वेस्ट करना हो आपके बिहाफ पे, ताकि आपका एक पोर्टफोलियो मजबूत बन सके और आपको बेनिफिट मिल सके। फ्रेंड्स, हर एक के अपने प्लस भी होते हैं, हर एक के अपने माइनस भी होते हैं। नेक्स्ट इज फंड्स ट्रांसफर। आपको कहीं पे भी किसी के भी अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना हो तो बैंक आपको हेल्प कर सकती है। किसी के भी अकाउंट में किसी भी बैंक ब्रांच में आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। नेक्स्ट इज डीमेटलाइजेशन। फ्रेंड्स, डीमेटलाइजेशन क्या होता है? आप अपने सिक्योरिटीज को, शेयर्स को, डिवेंचर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड कर सकते हो, यानी आप पेपरलेस ट्रेडिंग कर सकते हो। जैसे पुराने जमाने में हम लेटर लिखते थे, आजकल हम ईमेल का इस्तेमाल करते हैं, वैसे यहाँ पे डीमैट अकाउंट के जरिए, डीमेटलाइजेशन का शॉर्ट फॉर्म होता है डीमैट, आप किसी भी बैंक में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में सिक्योरिटीज को जो आप होल्ड कर सकते हो। आपको इसमें सिक्योरिटीज ट्रांसफर करने में आसानी होगी, बाइंग एंड सेलिंग करने में आसानी होगी। अगर मैं शेयर्स बेच रहा हूं तो मेरे अकाउंट से माइनस होंगे और सामने वाले के अकाउंट में प्लस होगी। लेजर अकाउंट जैसे होता है, एक का डेबिट होता है, दूसरे का क्रेडिट होता है, वो इसको यहाँ पे बनाया गया है और आपको इलेक्ट्रॉनिक डेटा का आपको एंट्री मिलता रहेगा। आपको पता चलेगा मेरे अकाउंट में कितने शेयर्स आए और कितने शेयर्स गए और कितना बैलेंस है, जैसे आपको सेविंग अकाउंट में पासबुक मिलता है। नेक्स्ट वन इज फॉरेक्स ट्रांजैक्शन। फॉरेक्स यानी फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेक्स इज अ शॉर्ट फॉर्म एब्रीविएशन फॉर फॉरेन एक्सचेंज। बैंक आपको फॉरेन एक्सचेंज को बाइंग एंड सेलिंग करने में भी हेल्प करेगी। आपके बिहाफ पे बैंक फॉरेन करेंसी का बाइंग एंड सेलिंग भी कर सकती है, ताकि आपको ओवरसीज ट्रांजैक्शन करने में आसानी हो। अगर आप इंपोर्टर हैं, एक्सपोर्टर हैं, तो आपको बैंक इस तरह की सेवा प्रदान कर सकती है। लेट अस सी यूटिलिटी फंक्शंस। बैंक आपको यहाँ पे ड्राफ्ट और चेक इशू करती है। चेक बुक आपको दिया जाता है, आप चेक बना के इशू कर सकते हैं। यहाँ पे ड्राफ्ट डीडी आप कई बार बनाते हैं, किसी को पेमेंट करना हो तो किसी भी बैंक ब्रांच में आप इसको पेमेंट कर सकते हो ड्राफ्ट के जरिए, और बैंक इसके लिए कमीशन चार्ज करती है। हर बैंक का कमीशन अलग अलग होता है। बाकी आप ड्राफ्ट डीडी निकालेंगे, इवन आपने कॉलेज के एडमिशन के लिए अगर आप पैसा भरोगे तो कई बार बोला जाता है डीडी बना के लेके आओ। नेक्स्ट वन इज लॉकर फैसिलिटी। आप यहाँ पे सारी कीमती चीजें रख सकते हो, जैसे कि वैल्यूएबल्स हैं, गहने हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, गोल्ड ऑर्नामेंट्स हैं, जो भी कीमती चीजें हैं जिसका चोरी होने का डर है वो यहाँ पे रख सकते हो। बैंक इसका रेंट चार्ज करती है। लॉकर के साइज के हिसाब से फ्रेंड्स रेंट होता है, और आपका सेविंग अकाउंट सबसे पहले ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली वो वहां से पैसा डेबिट करते रहते हैं। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवानी है तो बैंक आपको बना के देगी, ताकि आपको अलग अलग फाइनेंशियल फर्म से पैसा लेने में, गवर्नमेंट अथॉरिटी से सर्टिफिकेट लेने में आसानी हो। तो ये भी सेवा आपको प्रदान करेगी, लेकिन उसके लिए वो आपसे चार्जेस लेगी। नेक्स्ट वन इज गिफ्ट चेक। आपने देखा रहेगा गिफ्ट चेक, जैसे कि रियलिटी शोज में कई बार ऐसा होता है, विनर को चेक देते हैं, बड़ा वाला चेक वो लोग फोटो निकालते हैं, तो उस तरह का चेक वो बना के देते हैं, तो एक छोटा सा चेक अलग से बना के देते हैं ताकि वो बैंक में डिपॉजिट कर सके। तो किसी का वेडिंग सेरेमनी हो, किसी का बर्थडे हो, कोई ओकेशन में अगर आपको चेक देना हो तो आप बैंक से वो निकलवा के दे सकते हो। नेक्स्ट इज अंडरराइटिंग शेयर सर्विसेज। अंडरराइटिंग क्या होता है फ्रेंड्स? हर कंपनी को शेयर्स बेचने होते हैं, प्रोस्पेक्टस में जितने शेयर्स बताए हैं उतने बेचने हैं। तो शेयर्स का जो इशू है वो फुल्ली सब्सक्राइब होने चाहिए, यानी सारे शेयर्स बिकने चाहिए। सपोज द इशू इज अंडर सब्सक्राइब, यानी शेयर्स कम बिके हैं, प्रोस्पेक्टस में जितना बोला गया था उतने शेयर्स नहीं बेचे, तो आरओसी हमें ट्रेडिंग सर्टिफिकेट नहीं देगा, कंपनी स्टार्ट नहीं होगी। तो बैंक अंडरराइटर का रोल प्ले करती है। बैंक कहती है कंपनी को, अगर आपके शेयर्स नहीं बिकते तो सारे बचे हुए शेयर्स हम खरीदेंगे, और इसके लिए हम क्या चार्ज करेंगे? कमीशन। तो बचे हुए शेयर्स आपसे वो ले लेगी। फॉर एग्जांपल, कंपनी को 1 करोड़ कलेक्ट करना था, कंपनी के 80 लाख के शेयर्स बिक गए, बच गए कितने के? 20 लाख के। तो 20 लाख के शेयर्स बैंक ले लेगी, लाइए मुझे लाइए शेयर्स दे दीजिए, ये लीजिए आपका 20 लाख और लाइए मेरा
कमीशन। इससे क्या होगा, आप अपनी टाइम पे फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर पाओगे, आपको ट्रेडिंग सर्टिफिकेट वगैरह मिल जाएगा। नेक्स्ट वन इज गोल्ड रिलेटेड सर्विस। अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना हो, गोल्ड फंड्स में, गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना हो, तो बैंक आपको ये भी सुविधा प्रदान करती है कि आप गोल्ड में भी बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ बैंक, यानी बैंक आपके बिहाफ पे क्या करेगी, बाइंग एंड सेलिंग। तो ये थे हमारे यूटिलिटी फंक्शंस। फ्रेंड्स लेट अस सी टाइप्स ऑफ बैंक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से देख लेना है। 8 प्रकार के बैंक आपको यहां पे बताए गए हैं, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, डेवलपमेंट बैंक, एक्सचेंज बैंक, रीजनल रूरल बैंक, सेविंग बैंक एंड इन्वेस्टमेंट बैंक। एक एक करके हम इसको देखेंगे। सबसे पहले सेंट्रल बैंक क्या होता है, ये एक एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, यानी सभी बैंकों के ऊपर जो बैंक होता है उसको सेंट्रल बैंक बोलते हैं। हर देश में एक ही सेंट्रल बैंक होता है और हमारे देश के सेंट्रल बैंक का नाम क्या है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसके लिए एक्ट पास किया गया था 1934 में, और आरबीआई को एस्टेब्लिश कब किया, इन द ईयर 1935। आरबीआई क्या फंक्शंस परफॉर्म करती है, एक एक करके देखिए, वहां पे लिखा हुआ है। वो मॉनेटरी पॉलिसी को फ्रेम करती है, यानी मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। इतना नहीं, पॉइंट नंबर 2, इट इश्यूज करेंसी नोट्स। आपके जेब में जो भी नोट हो डिनोमिनेशन का, उसमें आरबीआई लिखा रहेगा, नहीं लिखा है तो फिर वो नकली है। नेक्स्ट, एक्ट एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट को ये बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करती है। जिस तरह हम लोग बैंक में जाते हैं, पैसा जमा करते हैं, पैसा निकालते हैं, वैसे गवर्नमेंट का जो भी पैसा आता है, पैसा जाता है, वो किसके जरिए आता है, आरबीआई के जरिए। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट हम सबसे तरह तरह के टैक्स और फाइन कलेक्ट करती है, तो इतना सारा पैसा कहां जमा होता है, आरबीआई के पास। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी कहां से आती है, आरबीआई से आती है। कंसेप्ट क्लियर है फ्रेंड्स? तो इट एक्ट एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट। और लास्ट दिया गया, इट एक्ट एज अ बैंकर्स बैंक, यानी सभी बैंकों के ऊपर कंट्रोल किसका है, सेंट्रल बैंक है। हर कमर्शियल बैंक को कंट्रोल करते कौन, सेंट्रल बैंक। नेक्स्ट वन इज कमर्शियल बैंक, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। कमर्शियल बैंक 2 तरह के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ये मैंने आपको अभी बताया। कमर्शियल बैंक 3 प्रकार के होते हैं, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड फॉरेन बैंक्स। फॉरेन के बैंक इंडिया में चल रहे हैं तो वो फॉरेन बैंक्स हैं। पब्लिक सेक्टर यानी ज्यादा इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट का है। प्राइवेट सेक्टर यानी ये प्राइवेट सेक्टर के लोग इसको चला रहे हैं। एग्जांपल्स आपको स्क्रीन पे देख लिखे हुए हैं, बस जो आपको याद हो उस हिसाब से आपने लिख लेना है। टेक द स्क्रीनशॉट फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव बैंक। इंडिया में कमर्शियल बैंक की तरह कोऑपरेटिव बैंक भी स्टार्ट किए गए हैं। दे आर रजिस्टर्ड अंडर इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, प्लस वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे। ये बैंक जो है, इनका मेन एम क्या रहता है, टू प्रोवाइड क्रेडिट टू इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल। गांव में गरीबों को हमने लोन देना है, इसके लिए इनको अलाउ किया गया है। कोऑपरेटिव बैंक हमारे देश में 3 लेवल पे काम करते हैं। प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी जो कि विलेज लेवल पे काम करती है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो कि स्टेट लेवल पे काम करती है। नेक्स्ट वन इज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। नाम से पता चलता है इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए बैंक बनाई गई है, यानी ये आपको 2 तरह का फंड प्रोवाइड करेगी, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म फंड्स प्रोवाइड करेगी। आपको अपने बिजनेस का एक्सपांशन करना हो, मॉडर्नाइजेशन करना हो, तो यहां से आपको लोन मिल सकता है। इनके एग्जांपल्स आपको दिख रहे होंगे। एग्जांपल नंबर 1 आपको जो व्हाइट कलर में दिख रहा है, IFC है, फुल फॉर्म वहां पे दिया हुआ है। नेक्स्ट आपको दिया गया SFC, फुल फॉर्म वहां पे आपने खुद पढ़ना है। MSFC फुल फॉर्म आपको जो याद होता है एग्जाम में वो लिखेंगे, और लास्ट में एक्सेट्रा लिखेंगे। फ्रेंड्स खाली एक्सेट्रा ना लिखें, 1-2 एग्जाम्पल जरूर लिखें। इसके फंक्शंस क्या है फ्रेंड्स? पॉइंट नंबर 1 मैंने आपको अभी बताया, ये हमें 2 तरह का फंड प्रोवाइड करते हैं, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। अगर हमें हमारे बिजनेस का एक्सपांशन करना हो, मॉडर्नाइजेशन करना हो। नेक्स्ट, ये अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स का रोल प्ले करती है, इशूड बाय पब्लिक लिमिटेड कंपनीज को ये हेल्प करती है ताकि उनको शुरू करने में आसानी हो। एंड द लास्ट वन इज परचेज ऑफ डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स, ये बाइंग एंड सेलिंग करती है किसका, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स का। एक्सचेंज बैंक, एक्सचेंज बैंक क्या होता है फ्रेंड्स? ये बड़े कमर्शियल बैंक है जो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में हेल्प करते हैं। एग्जांपल्स आपके सामने है, बैंक ऑफ टोक्यो, बार्कलेस बैंक आपको दिया हुआ है, एक्सेट्रा। ये क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं एक्सचेंज बैंक? सबसे पहले आपको फॉरेन ट्रेड में हेल्प करेंगे, पॉइंट्स देखते जाइएगा, नीचे दिए गए हैं। फाइनेंस करेंगे फॉरेन ट्रेड ट्रांजैक्शन में। अगर आपको लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करना है तो वो भी आपको इशू करेंगे। अगर आपको डिस्काउंटिंग करना है बिल ऑफ एक्सचेंज का, इसमें भी वो आपको हेल्प करेंगे। प्लस रेमिटेंस यानी ट्रांसफर ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट,
रेमिटेंस ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो एक्सचेंज बैंक एक बड़े बड़े कमर्शियल बैंक हैं जो आपको फॉरेन एक्सचेंज वगैरह में भी हेल्प करते हैं। रीजनल रूरल बैंक शॉर्ट फॉर्म में हम उसको आरआरबी कहते हैं फ्रेंड्स। आरआरबी को कब एस्टेब्लिश किया गया? 1975 में। आरआरबी में पैसा किसका लगा है? 3 लोगों का पैसा लगा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और कुछ स्पॉन्सर्ड बैंक्स है, यानी कमर्शियल बैंक्स की हम बात करें। 50% सेंट्रल गवर्नमेंट का है, 15% स्टेट गवर्नमेंट का है और 35% स्पॉन्सर्ड बैंक से ये पैसा आ रहा है, ताकि गरीबों को, गांव वालों को, फार्मर्स को, किसानों को हम लोन दे सके। इसके लिए आरआरबी को बनाया गया है, रीजनल रूरल बैंक। नेक्स्ट इज सेविंग बैंक। फ्रॉम सेविंग बैंक कोई अलग तरह का बैंक नहीं होता। किसी भी कमर्शियल बैंक में या पोस्ट ऑफिस में आप सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हो। ये आपको क्यों अलाउ किया गया है? ताकि आपको हम एक हैबिट डेवलप कर सकें, तो आप रेगुलरली पैसा सेव कर सको। तो आप पैसा कहीं पे भी सेव कर सकते हो, चाहे वो पोस्टल सेविंग बैंक हो, कमर्शियल बैंक हो या फिर कोऑपरेटिव बैंक हो, आप कहीं पे भी सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज इन्वेस्टमेंट बैंक। अब नाम से पता चलता है ये बैंक आपको इन्वेस्टमेंट में हेल्प करेगी। तो ये बैंक आम जनता के लिए नहीं है, ये किसके लिए? ये बिजनेसमैन के लिए है। बड़े बड़े बिजनेसमैन और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, उनको कहीं पे इन्वेस्ट करना हो, फॉर एग्जांपल किसी कंपनी को खरीदना हो, किसी कंपनी के साथ मर्ज होना हो, टेक ओवर करना हो, तो ये उसमें हेल्प करती है, इन्वेस्टमेंट में हेल्प करती है। इसके लिए इसको नाम दे दिया गया इन्वेस्टमेंट बैंक। एंड द लास्ट वन इज स्पेशलाइज्ड बैंक। खास पर्पस के लिए बैंक बनाया गया, इसके लिए इसको नाम दे दिया गया स्पेशलाइज्ड बैंक। जैसे पहला बैंक आपको दिख रहा है एक्सिम। एक्सिम इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक। ये एक्सपोर्टर और इंपोर्टर को इंटरनेशनल ट्रेड में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट वन इज सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। नाम से पता चलता है सिडबी किसको रोल जो है लोन प्रोवाइड करती है? एमएसएम, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर। रिसेंटली कोरोना लॉकडाउन की वजह से मोदी सरकार ने बहुत सारे लोन अनाउंस किए कि हम एमएसएम को कई प्रकार का फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे, लोन प्रोवाइड करेंगे, वो भी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ताकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था बनी रहे। नेक्स्ट वन इज नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, नाम से पता चलता है ये सभी बैंकों के ऊपर है। रूरल एरियाज में जो बैंक हैं, जैसे आरआरबी जो है वो इसके अंडर काम करते हैं। तो आरआरबी की अगर हम बात करें तो ये उनके ऊपर नजर रखती है, इसके लिए इसको नाम दिया गया। ये एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है। ये खेती बाड़ी के लिए लोन प्रोवाइड करती है। 2 प्रकार का लोन प्रोवाइड करती है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, थ्रू आरआरबी यानी रीजनल रूरल बैंक्स। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे टाइप्स ऑफ बैंक्स। अभी हम देखेंगे ई बैंकिंग, स्कोरिंग सा टॉपिक है। ई बैंकिंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। आप इसको वर्चुअल बैंकिंग भी बोल सकते हो, आप इसको ऑनलाइन बैंकिंग भी बोल सकते हो। ई बैंकिंग क्या होता है? इट इज द रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर्स। आज कंप्यूटराइज सिस्टम डेवलप हो चुका है, ऑटोमेशन का जमाना है। मोबाइल के जरिए, कंप्यूटर के जरिए आप अपना पैसा कहीं भी किधर भी ट्रांसफर कर सकते हो, ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हो, आपको बैंक में जाने तक की जरूरत नहीं है। तो इसमें ये 7 पॉइंट्स हम कवर करने वाले हैं। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको 7 पॉइंट्स एग्जाम में लिखने में आसानी हो, इसके लिए मैंने इसका अलग से इसका स्लाइड बना के आपको दिखा दिया। एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्या दिया हुआ फ्रेंड्स? एटीएम, फुल फॉर्म पता ना सबको, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। यहां पे आप जब चाहो पैसा विड्रॉ कर सकते हो, बशर्ते आपके अकाउंट में पैसा होना चाहिए और एटीएम में भी पैसा होना चाहिए। नोटबंदी के टाइम पे लोगों ने एटीएम का फुल फॉर्म चेंज कर दिया था, अस्तिल तरमिल तिल, होगा तो मिलेगा, बराबर ना। सेकेंड पॉइंट इज क्रेडिट कार्ड। बैंक हमें क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करते हैं। ये उनके लिए है जिनकी जेब में पैसा नहीं, आप उधार पे शॉपिंग कर सकते हो। ये कार्ड आप बैंक से ले लीजिए, किसी भी बैंक से आप ये कार्ड ले सकते हैं। आप शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं, आपने शॉपिंग की, इस कार्ड से पेमेंट करेंगे, पैसा बैंक वाले फिलहाल पे करेंगे आपके बिहाफ पे। बाद में बैंक वाले आपको बिल भेजेंगे कि आपने शॉपिंग किया, तो ये पैसा अभी आप हमारे अकाउंट में जमा कर दें जल्द से जल्द, वरना आपके ऊपर क्या लगेगा? इंटरेस्ट। अगर आप टाइम पे पैसा उधार मिलता है, यहाँ पे आपको 1 महीने का, 15 दिन का, 45 दिन का, वो डिपेंड करता है कि क्या क्रेडिट पॉलिसी है। तो जितने दिन का उधार आपको बोला गया है उतने समय के अंदर आपने पैसा जमा करना होगा बैंक में। नहीं जमा करेंगे तो बैंक आपके ऊपर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पेनल्टी लगाएगी। नेक्स्ट इज डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड क्या होता है फ्रेंड्स? अगर आपका सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, तो ये आपका डेबिट कार्ड है। इसकी मदद से आप पेमेंट कर सकते हो। शॉपिंग करते समय आप इस कार्ड से पेमेंट कर सकते हो। ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से पैसा डेबिट यानी माइनस हो जाएगा।
एटीएम कार्ड ही आज आपका डेबिट कार्ड का रोल प्ले करता है, तो आप एटीएम सेंटर से भी पैसा विड्रॉ कर सकते हो, या आपको किसी को पेमेंट करना हो तो आप डेबिट कार्ड का यूज कर सकते हो। दोनों में फर्क क्या है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में फ्रेंड्स? क्रेडिट कार्ड पे आप उधार पे शॉपिंग कर रहे हो, डेबिट कार्ड में ऑन द स्पॉट तुम्हारे सेविंग अकाउंट से पैसा माइनस हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, इसके लिए उसको नाम दिया गया डेबिट कार्ड। हर बैंक में आप सेविंग अकाउंट ओपन करो तो बैंक वाले खुद आपको ये कार्ड प्रोवाइड करते हैं आजकल। नेक्स्ट इज आरटीजीएस एंड एनईएफटी। फ्रेंड्स ध्यान से सुनना, एनईएफटी एंड आरटीजीएस की बात करें, दोनों सेम है लेकिन दोनों में फर्क है। दोनों में पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है, एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है पैसा, दोनों सेम है लेकिन फर्क क्या है? नीचे कुछ लिखा हुआ है। आरटीजीएस जो है फ्रेंड्स वो पर्सनल ऑटो है और एनईएफटी शेयर ऑटो है। पर्सनल ऑटो और शेयर ऑटो में क्या फर्क होता है? शेयर ऑटो में ना वेटिंग पीरियड होता है, जब तक ऑटो चारों तरफ से पैक नहीं होगा नहीं चलेगा। जबकि पर्सनल ऑटो में आप अकेले भी बैठेंगे तो वो चलेगा, बस पैसा थोड़ा ज्यादा लगेगा, यहां पर वही है। रियल टाइम का मतलब होता है नो वेटिंग पीरियड। आप जब भी बैंक में जाओगे, जिसके भी अकाउंट में आप पैसा ट्रांसफर करना चाहते हो, फॉर्म भर के दे दीजिए, स्लिप भर के दे दीजिए, अकाउंट की डिटेल्स लिखिए, उस व्यक्ति के अकाउंट में ऑन द स्पॉट पैसा ट्रांसफर होगा, नो वेटिंग पीरियड। ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब होता है 1-to-1 बेसिस सेटलमेंट, आप अकेले भी जाओगे तो भी वो ट्रांजेक्शन होगा। जबकि एनईएफटी की बात करें, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, यानी पूरे देश में आप कहीं पे भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हो, पर यहां पे वेटिंग पीरियड है। जिस तरह ट्रेन का टाइमिंग होता है, वेटिंग पीरियड होता है, यहां पे भी वेटिंग पीरियड है। यहां पे बंचिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस होता है, जब तक ट्रांजैक्शन इकट्ठा नहीं होंगे तब तक वो लोग नहीं करेंगे, मतलब कुछ टाइम लग सकता है पैसा ट्रांसफर होने में। जैसे शेयर ऑटो फिल होने में टाइम लगता है, जब तक ऑटो पैक नहीं होगा तब तक नहीं चलेगा। तो एनईएफटी में उनके कुछ फिक्स टाइमिंग्स होते हैं, 1-1 घंटे का गैप होता है या आधे घंटे का गैप रहता है, वो हिसाब से वो लोग फिर पैसा ट्रांसफर करते हैं। उस 1 घंटे में कितने ट्रांजैक्शंस आए, कितने लोगों ने वो पैसा जो है यहाँ पे जमा करने के लिए दिया हुआ है, तो अकॉर्डिंगली वो लोग काम करते हैं। तो यहाँ पे वेटिंग पीरियड है, जबकि आरटीजीएस में कोई वेटिंग पीरियड नहीं है। नेक्स्ट इज नेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग की बात करें, यानी इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं पैसा ट्रांसफर करने के लिए। एंड द लास्ट वन इज आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। आजकल आप मोबाइल से शॉपिंग करते हो तो इमीडिएट पेमेंट करते हो, पेटीएम का इस्तेमाल करते हो, एक्सेट्रा कई सारे ऐप्स का भी इस्तेमाल करते हो, ऑन द स्पॉट आपके अकाउंट से पैसा डेबिट हो जाता है। तो इमीडिएट पेमेंट सर्विस को हमने शॉर्ट फॉर्म में क्या नाम दे दिया? आईएमपीएस। चलिए दोस्तों अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं, दैट इज इंश्योरेंस। फ्रेंड्स इंश्योरेंस की बात करें तो इंश्योरेंस क्या होता है? सबसे पहले उसका मीनिंग, इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है बिटवीन टू पार्टीज, इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। इंश्योरर यानी इंश्योरेंस कंपनी जो हमें रिस्क कवर जो है प्रोवाइड करती है। इंश्योरर कंपनी, इंश्योरर किसको बोलते हैं? इंश्योरेंस कंपनी को बोलते हैं। और हम पॉलिसी होल्डर को हमने नाम दे दिया इंश्योर्ड। जो व्यक्ति पॉलिसी खरीदता है उसको हम इंश्योर्ड बोलते हैं। तो यहां पे अंडर विच वन पार्टी इंश्योरर एग्री करती है कि वो हमें कॉम्पेंसेट करेगी, यानी पैसा देगी। किसको पैसा देगी? हमें, यानी इंश्योर्ड को, अनदर पार्टी को पैसा देगी। उसके लिए हमने क्या भरते रहना है? प्रीमियम भरते रहना है। और बैंक हमें, इंश्योरेंस कंपनी हमें पैसा कब देगी? जब हमें लॉस होगा, या तो प्रॉपर्टी का या तो लाइफ का। सकते हैं ये है फ्रेंड्स बेसिक टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरर मैं बता चुका हूं, इंश्योरेंस कंपनी को बोलते हैं, इंश्योर्ड पॉलिसी होल्डर को बोलते हैं, और हम जो रेगुलर पेमेंट करते रहते हैं हम लोग पॉलिसी होल्डर लोग, उसको हम बोलते हैं प्रीमियम, यानी पीरियोडिकल इंस्टॉलमेंट। हमें ये पे करना पड़ेगा। क्या सबूत है कि आपने इंश्योरेंस किया है? तो पॉइंट नंबर 4 है पॉलिसी। पॉलिसी यानी एक कॉन्ट्रैक्ट है, करार है बिटवीन टू पार्टीज, इट कंटेन्स टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। पॉइंट नंबर 5 इज क्लेम। क्लेम यानी पैसा मांगना। अगर लॉस हुआ है, इंसिडेंट हुआ है, कोई इवेंट हुआ है, इंश्योरेंस किया हुआ है, तो आप पैसा डिमांड कर सकते हो कंपनी से और कंपनी को पैसा देना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस। जिस चीज का, जिस सब्जेक्ट का हमने इंश्योरेंस किया उसको हम सब्जेक्ट मैटर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, मैंने खुद का इंश्योरेंस किया है तो माई लाइफ इज द सब्जेक्ट मैटर। मैंने कोई प्रॉपर्टी गुड्स का इंश्योरेंस किया है, एसेट का इंश्योरेंस किया है, तो वो गुड्स एसेट जो है सब्जेक्ट मैटर है। फायर इंश्योरेंस की अगर हम बात करें तो, मरीन इंश्योरेंस की अगर हम बात करें तो कार्गो और शिप, कार्गो यानी गुड्स या फिर शिप का इंश्योरेंस किया है तो वो एक सब्जेक्ट मैटर है। फ्रेंड्स अलग अलग प्रकार के इंश्योरेंस होते हैं, ये आपके सामने स्क्रीन पर है। 2 ही प्रकार के इंश्योरेंस होते हैं। इंटरव्यू में सवाल पूछते हैं लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस। कौन से 2 प्रकार के इंश्योरेंस होते हैं? लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड इज 5 years और मोर। लॉन्ग पीरियड के लिए आप पॉलिसी ले सकते हैं,
जबकि जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड इज फॉर 1 ईयर। 1 साल के अंदर कुछ होता है तो पैसा मिलेगा, नहीं होता तो पैसा गया कंपनी की जेब में जो आपने प्रीमियम भरा है। उसमें अलग अलग प्रकार के इंश्योरेंस होते हैं, जैसे आपने फायर पॉलिसी ले ली यानी फायर इंश्योरेंस कर लिया, मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी आपने ले ली, आप अपने व्हीकल का इंश्योरेंस करते हो तो हर साल आपको रिन्यू करना पड़ता है, हर साल प्रीमियम भरना पड़ता है। जिस साल नुकसान होगा उस साल पैसा मिलेगा, नुकसान नहीं है तो आपको प्रीमियम भरते रहना है। अभी मोबाइल का इंश्योरेंस आया हुआ है, हेल्थ इंश्योरेंस यानी मेडिक्लेम की हम बात कर रहे हैं, जानवरों का इंश्योरेंस तो उसको हम कैटल इंश्योरेंस बोलते हैं। आजकल किसानों को खेती बाड़ी का इंश्योरेंस करते हैं तो क्रॉप इंश्योरेंस आया हुआ है। कल को सूखे की वजह से फसल नष्ट हो गई तो यहाँ पे उनको मुआवजा मिलेगा ताकि उनको नुकसान ना हो। तो ऐसे कई प्रकार के इंश्योरेंस है, ये सबके सब किस में आते हैं, लाइफ को छोड़ के जितने भी इंश्योरेंस है वो सबके सब किस में आते हैं, जनरल इंश्योरेंस में। आपको इसमें से सिर्फ 3 ही पढ़ने हैं, एक लाइफ है, दूसरा फायर और मरीन, ये 3 ही हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस यानी रूल्स ऑफ इंश्योरेंस। पहला प्रिंसिपल है अटमोस्ट गुड फेथ। लैटिन भाषा में उसको नाम दिया गया ओब्रिमी फाई। ओब्रिमी फाई क्या है, अटमोस्ट गुड फेथ ही है, वो लैटिन भाषा में उसको ऐसे बोला गया है। यानी कंपनी कहती है, इंश्योरेंस कंपनी कहती है हम तुम्हें रिस्क कवर दे रहे हैं, हम तुम्हें पॉलिसी इशू कर रहे हैं, हम तुम पे भरोसा कर रहे हैं। अगर तुमने हमसे कोई बात छुपाई या हमारे साथ विश्वासघात किया तो आपके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको क्या माना जाएगा, कैंसिल माना जाएगा। कंपनी आपको कोई पैसा नहीं देगी। इसके लिए सब सच सच बताने का, झूठ बोलेंगे, गलत इंफॉर्मेशन देंगे तो कंपनी को बहाना चाहिए पैसा नहीं देने का। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर मेरा सेपरेट वीडियो बना हुआ है, उसको जरूर देखिएगा, बहुत डिटेल में विद एग्जांपल बताएगा। ये रिवीजन है तो फ्रेंड्स वो हिसाब से मैं बताने वाला हूं। इंश्योरेबल इंटरेस्ट, जिस चीज का हम इंश्योरेंस करते हैं उसमें हमारा इंटरेस्ट का होना बहुत जरूरी है। आपने अपना लाइफ का इंश्योरेंस करवाया तो आपका लाइफ में आपका इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। किसी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस किया तो उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। जिस चीज में हमारा इंटरेस्ट होता है ना तो हम उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करते। अगर उस चीज को कुछ हो जाता है तो ही कंपनी हमें पैसा देगी। तो ये जो फर्स्ट 2 प्रिंसिपल्स है किसको एप्लीकेबल है, लाइफ इंश्योरेंस को। और सारे के सारे 7 प्रिंसिपल्स किसको एप्लीकेबल है, जनरल इंश्योरेंस को। इंडेमनिटी, इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है, कॉम्पेंसेशन फॉर लॉस। कंपनी कहती है कि आपका जो भी नुकसान है हम भरपाई करेंगे, हम आपको उसी पोजीशन में लाएंगे जिस पोजीशन में आप पहले थे, नुकसान होने से पहले हम कॉम्पेंसेट करेंगे, दैट इज इंडेमनिटी। लेकिन ये लाइफ इंश्योरेंस को एप्लीकेबल क्यों नहीं है, ह्यूमन लाइफ कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। कंपनी कितना भी पैसा दे लेकिन कंपनी पहले जैसी पोजीशन नहीं ला सकती, कंपनी मृत व्यक्ति को जीवित नहीं कर सकती, सिर्फ कंपनी पैसा दे सकती है और कुछ नहीं कर सकती। पॉइंट नंबर 4 आपको बताया गया प्रॉक्सिमेट कॉस्ट यानी नियरेस्ट कॉस्ट की हम बात करें, इसको हम कॉजा प्रॉक्सिमा भी बोलते हैं। ये आपको लास्ट प्रिंसिपल चैप्टर में दिया रहेगा, लास्ट नंबर पे हमने आगे पीछे लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसको कॉजा प्रॉक्सिमा भी बोलते हैं यानी नियरेस्ट कॉस्ट। कभी कभी ना रिस्क के एक से ज्यादा कारण होते हैं। आपने पिक्चर देखी थी एक्ट ऑफ गॉड, ओ माय गॉड, कांजी भाई की दुकान ढह गई, पैसा नहीं दे रही कंपनी, क्योंकि ये तो नेचुरल कैलेमिटी है, कुदरत ने तुम्हारी दुकान गिराई, हम पैसा क्यों देंगे, कुदरत ने आपकी दुकान गिराई, हम पैसा नहीं देंगे। आपने तो फायर पॉलिसी लिया है। एक से ज्यादा अगर रिस्क उसमें आते हैं तो उसमें क्या होता है, जिस पर्टिकुलर से रिस्क से नुकसान हुआ है अगर उसका इंश्योरेंस कवर है तो पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल 26 जुलाई 2005 फ्लड की वजह से लोगों की दुकानें जो हैं, गुड्स जो हैं डैमेज हो गए पानी की वजह से, लेकिन उन्होंने तो फायर पॉलिसी लिया था तो उनको कोई पैसा नहीं दिया गया, क्योंकि नियरेस्ट कॉस्ट क्या था जिससे नुकसान हुआ है, पानी से नुकसान हुआ, लेकिन आपने पानी का तो पॉलिसी लिया ही नहीं है तो कोई कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट सब्रोगेशन, यानी सब्रोगेशन इज एक स्पेशल राइट है। नेक्स्ट पॉइंट इज सब्रोगेशन क्या है फ्रेंड्स, स्पेशल राइट कंपनी को दिया। अगर कंपनी तुमको पूरा पैसा दे रही है तो जो भी डैमेज किए हुए गुड्स हैं वो कंपनी लेके जाएगी। डैमेज किए हुए गुड्स कौन लेके जाएगी, कंपनी लेके जाएगी, ताकि आपको प्रॉफिट ना हो, क्योंकि एम ऑफ इंश्योरेंस इज टू कवर द रिस्क एंड नॉट टू अर्न प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल आपकी कार का एक्सीडेंट हो गया, आपको पूरा पैसा कंपनी दे रही है तो जो भंगार कार है वो कंपनी खुद लेके जाएगी, आप उसको नहीं रख सकते। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रीब्यूशन। कई बार क्या होता है इंसान डबल इंश्योरेंस करता है, प्रॉपर्टी एक इंश्योरेंस अनेक। 5-5 लाख का 2 कंपनी के पास इंश्योरेंस किया, प्रॉपर्टी है ही 5 लाख की,
प्रॉपर्टी 5 लाख की है, 2 कंपनी के पास जाके इंश्योरेंस किया है 5-5 लाख रुपए का, प्रॉपर्टी जल के राख हो गई, खाक हो गई, नुकसान कितने का हुआ 5 लाख, तो दोनों मिलके 5 लाख ही देंगे, 2.5 लाख रुपया देंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे, शेयर करेंगे। 2.5 लाख ए कंपनी देगी, 2.5 लाख बी कंपनी देगी। अगर ए कंपनी ने पूरा पैसा आपको दे दिया तो 2.5 लाख रुपया बी कंपनी से वो वसूल करेगी। आप दोनों कंपनी से क्लेम नहीं कर सकते। दैट इज प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। लास्ट वन इज मिटिगेशन यानी मिनिमाइजेशन ऑफ लॉस। इंश्योरेंस कंपनी कहती है, इंश्योरेंस का मतलब ये नहीं है कि आप लापरवाह बेपरवाह हो जाओ, कोशिश करनी है कि नुकसान कम से कम हो। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर कंपनी आपको पैसा नहीं देगी। तो ये थे फ्रेंड्स प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस अभी भी मैंने आपको बताया, देख लीजिए। लाइफ इंश्योरेंस को 2 ही प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल है, मैंने आपको बताया, ये एग्जाम में भी आ सकता है। और जनरल इंश्योरेंस को सातों के सातों प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल। नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं, दैट इज लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज की हम बात कर रहे हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस की हम बात करें तो हम लोग लाइफ इंश्योरेंस क्यों करवाते हैं, ये पॉलिसी हम क्यों लेते हैं। रीजंस आपको स्क्रीन पर है। अपने परिवार को प्रोटेक्शन देना हो, बुढ़ापे में ये पैसा काम आएगा क्योंकि ये एक तरह का सेविंग कम इन्वेस्टमेंट है। कैसे, ये सब मैं आपको समझाने वाला हूँ। ये एक तरह की फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, यानी कल को मैं मर जाता हूँ तो मेरे परिवार को पैसा मिलेगा, उनको जीवन गुजर करने में आसानी होगी। प्लस टैक्स में हमें सेविंग होती है क्योंकि हमें टैक्स का रिबेट मिलता है अंडर सेक्शन 80C, आपको पता होना चाहिए। इसके लिए भी लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। 5वां नंबर पॉइंट तो बता चुका हूँ, ये एक सेविंग कम इन्वेस्टमेंट है, पैसा सेव भी हो रहा है और इन्वेस्टमेंट भी है, ये पैसा आगे चल के आपको रिटर्न मिलेगा। प्लस इसमें रिस्क कवर भी है। बच्चे की एजुकेशन के लिए, मैरिज के लिए भी आप ये पॉलिसी ले सकते हो। कई प्रकार की पॉलिसीज अवेलेबल है, एक एक करके हम देखेंगे। फ्रेंड्स, ये लाइफ इंश्योरेंस खुद के लिए नहीं होता, ज्यादा करके अपने पीछे जो लोग हैं, जो हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं, उनको सिक्योरिटी देने के लिए हम इस तरह की पॉलिसीज लेते हैं और हर इंसान ने इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए। क्या है फ्रेंड्स लाइफ इंश्योरेंस? इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, 2 पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, जहां पे इंश्योरर एग्री करता है कि वो कॉम्पेंसेट करेंगे, यानी पैसा देंगे, सर्टेन सम, कुछ पैसा देंगे, जिसकी बात हुई थी, जो पॉलिसी में अमाउंट लिखा है उतना पैसा देंगे इंश्योर्ड को। कब देंगे? एक्सपायरी ऑफ सर्टेन पीरियड और ऑन डेथ विच एवर इज अर्लियर। या तो पीरियड एक्सपायर होगा उस समय देंगे, यानी मैच्योरिटी पे पैसा मिलेगा, या फिर डेथ पे पैसा मिलेगा, विच एवर इज अर्लियर। मैं समझाता हूं। आज मैंने पॉलिसी ली, 20 साल का पीरियड रखा है, टर्म इज 20 ईयर्स। तो अगर 20 साल आज पूरे हो गए, मैं जीवित हूं, 20 साल पीरियड हो गया, यानी डेट ऑफ मैच्योरिटी हो गई, एक्सपायर हो गया पीरियड, तो आज मुझे पैसा मिलेगा जितना मैंने भरा ब्याज और बोनस के साथ। अगर 20 साल खत्म होने से पहले बंदा खत्म हो जाता है तो डेथ हो जाती है, डेथ होती है तो घर वालों का जैकपॉट लगेगा। ठीक है, वहां पे लास्ट में एक वर्ड दिया फॉर कंसिडरेशन, यानी उसके लिए आपने प्रीमियम भरते रहना है। बगैर प्रीमियम के इंश्योरेंस नहीं होता है, आप प्रीमियम दोगे तभी कंपनी आपको प्रॉमिस करेगी पैसा देने का। ये अलग अलग प्रकार के पॉलिसीज होते हैं, इसमें से कुछ पॉलिसीज बेस्ट हैं। स्टार्टिंग में जो पॉलिसी लाया था वो था होल लाइफ पॉलिसी, नाम से पता चलता है होल लाइफ आपका कवर्ड है। ये पॉलिसी आपके लिए नहीं है, आपके पीछे जो लोग हैं उनके लिए। यानी पैसा कब मिलेगा? मरने के बाद। मरना जरूरी है, जब भी मरेंगे तब घर वालों को पैसा मिलेगा। आप इसमें प्रीमियम कितने साल भी भर सकते हैं, 10 साल 15 साल का पीरियड। सपोज वो पीरियड एक्सपायर हो चुका है, आपने पैसा भर दिया है जितने साल आपने बोला था, लेकिन पैसा कब मिलेगा? मरने पे मिलेगा। तो ये होल लाइफ पॉलिसी का मतलब क्या है? पैसा कब मिलेगा? ऑन डेथ। और किसको मिलेगा? जो आपके वारिस हैं, जो आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। ये लो प्रीमियम पॉलिसी है, इसमें प्रीमियम थोड़ा कम है। नेक्स्ट सबसे ज्यादा फेमस पॉलिसी एंडोमेंट पॉलिसी। पैसा कब मिलेगा? जो डेफिनेशन में बताया, आइदर ऑन डेथ और ऑन मैच्योरिटी विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से जो पहला होगा। अगर डेथ पहले हुई तो घर वालों का जैकपॉट मिलेगा, उनको लगेगा, उनको पैसा मिलेगा। अगर डेथ नहीं होती है तो आपको ये पैसा बुढ़ापे का सहारा बनेगा। फॉर एग्जाम्पल 20 साल 25 साल का पीरियड था, आज वो एक्सपायर हो गया, तो बुढ़ापे में ये पैसा आपको काम में आ गया। ब्याज और बोनस के साथ आपको ये पैसा दिया जाएगा ताकि आपका बुढ़ापा आराम से कट सके। बुढ़ापे में भी तो इंसान को पैसा चाहिए ना, दवा दारू के लिए, दारू के लिए कम, दवा के लिए ज्यादा, बराबर ना? उल्टा तो नहीं ना भाई, तुम लोगों का भरोसा नहीं। नेक्स्ट, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी आज के लिए सबसे ज्यादा चल रहा है क्योंकि ये सबसे लो प्रीमियम पॉलिसी है। टर्म इंश्योरेंस एक टर्म रहता है, एक पीरियड रहता है, फॉर एग्जांपल 70 ईयर्स या 75 ईयर्स। 75 ईयर्स तक के पीरियड के लिए रिस्क कवर,
इस टर्म के अंदर मरना जरूरी है। हर साल आपने प्रीमियम भरते रहना। फॉर एग्जाम्पल 75 ईयर्स का टर्म बोला गया है, मैक्सिमम जो अलाउ करते हैं वो उससे ज़्यादा नहीं देती कंपनी। 75 साल तक आपको प्रीमियम भरते रहना। आपका जो भी है, जो आज से आपने स्टार्ट किया, तो जब तक आप 75 ईयर्स के नहीं होते हर साल प्रीमियम भरते रहो। अगर इस पीरियड के दौरान डेथ होती है तो पैसा मिलेगा, डेथ नहीं होती है तो कोई पैसा नहीं मिलेगा। तो ये परिवार को प्रोटेक्शन देने के लिए होता है। तो ये लो प्रीमियम पॉलिसी, अगर आप कोई और पॉलिसी नहीं ले पा रहे तो ये बेस्ट पॉलिसी इसको माना जाता है। पर मरना जरूरी है, तभी घर वालों को पैसा मिलेगा। नेक्स्ट इस एन्युटी पॉलिसी, एक तरह का पेंशन पॉलिसी है। एन्युटी पॉलिसी में क्या होता है, आपको एक फिक्स्ड पीरियड के बाद पैसा मिलना स्टार्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं कि आफ्टर 60 ईयर्स ऑफ माई एज मुझे हर साल इतना इतना पैसा मिले, तो एन्युटी पॉलिसी मुझे वो बेनिफिट प्रोवाइड करेगी। मुझे हर साल ये पर्टिकुलर एज के बाद इतना इतना पैसा मिलता रहेगा। कितने साल तक मिलेगा वो ऑप्शन रहता है। लाइफ टाइम चाहिए तो लाइफ टाइम मिलेगा, या फिर फिक्स्ड नंबर ऑफ ईयर्स के लिए चाहिए तो वो हिसाब से वो लोग प्रीमियम चार्ज करते हैं। नेक्स्ट इज रिटायरमेंट प्लान। रिटायरमेंट प्लान क्या होता है फ्रेंड्स, मुझे एक पर्टिकुलर अमाउंट चाहिए रिटायरमेंट वाली एज पे। 60 साल का जब मैं हो जाऊंगा मुझे इतना पैसा इकट्ठा चाहिए, तो मैंने ये पॉलिसी ले ली। जब 60 साल का मैं हो जाऊंगा, जितना भी मैंने पैसा भरा है ब्याज बोनस के साथ ये मुझे मिलेगा, और ये जो पैसा मिलेगा उसको हम कॉर्पस बोलते हैं, यानी इकट्ठा पैसा मिला। इस पैसे को मैं कहीं भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ, एफडी में रख सकता हूँ, ताकि मेरी रेगुलर इनकम जनरेट होती रहे। उससे जो भी ब्याज वगैरह आएगा तो मेरा बुढ़ापा चैन से कटेगा। ठीक है डियर, एग्जाम्पल था, ज़्यादा सीरियसली ना लें। नेक्स्ट चाइल्ड इंश्योरेंस। बच्चे के लिए कई प्रकार की मार्केट में पॉलिसीज अवेलेबल है, उसको नाम दे दिया चाइल्ड इंश्योरेंस। इट इज सेविंग कम इन्वेस्टमेंट प्लान। बच्चों की मैरिज के लिए, एजुकेशन के लिए बेस्ट पॉलिसीज है। नेक्स्ट मनी बैक पॉलिसी। मनी बैक नाम से पता चलता है बीच बीच में पैसा चाहिए तो ये बेस्ट पॉलिसी माना जाता है। मनी बैक फॉर एग्जाम्पल 1 लाख का इंश्योरेंस किया, पीरियड इज 20 ईयर्स। 1 लाख का इंश्योरेंस, पीरियड इज 20 ईयर्स। हर 5 साल में आपको 25% पैसा मिलेगा। हर 5 साल में 25% यानी 25,000। 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, बराबर है 25,000 मिलते रहेगा। लास्ट में जो 25,000 मिलेगा उसके साथ बोनस भी मिलेगा, इंटरेस्ट भी मिलेगा। इस बीच अगर बंदे की डेथ हो जाती है वक्त से पहले तो घर वालों का जैकपॉट 1 लाख रुपए ऑन द स्पॉट मिलेगा। पर मरना जरूरी है टर्म के अंदर। बाद में पैसा मिलेगा ऐसा नहीं है, लेकिन अगर बीच में बंदा मर जाता है तो घर वालों को वो एक्स्ट्रा बेनिफिट है। आगे बढ़ते हैं। यूलिप यानी यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान पॉलिसी। ये इतना अच्छा पॉलिसी नहीं है। आपसे पैसा लेके वो लोग म्यूचुअल फंड्स वगैरह में, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। इसमें जो शेयर्स के दाम रहेंगे वो हिसाब से आपके पॉलिसी की जो है वैल्यू रहेगी। तो ये इतना सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन कई कंपनियां इसको बेच रही हैं, लोगों ने लिया है, लेकिन उसमें बेनिफिट नहीं है क्योंकि ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। ओके फ्रेंड्स, ये थे हमारे लाइफ इंश्योरेंस के पॉलिसीज के प्रकार। नेक्स्ट अभी देखते हैं फायर इंश्योरेंस पॉलिसीज। फ्रेंड्स क्या होता है फायर इंश्योरेंस? ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है। कंपनी आपको पैसा देगी जब आपकी प्रॉपर्टी का आपको लॉस होगा ड्यू टू फायर। आग लगने से अगर आपकी प्रॉपर्टी डैमेज होती है तो आपको कंपनी पैसा देगी, चाहे वो एक्सप्लोजन हो, थंडर लाइटनिंग हो, एक्सेट्रा। आग लगती है तो पैसा मिलेगा। इसमें ये कई सारे पॉलिसीज आपके लिए। पहला दिया गया वैल्यूड पॉलिसी। इसमें कंपनी पहले ही प्रॉपर्टी का वैल्यू निकाल देती है ताकि बाद में मगजमारी ना हो। कुछ चीज़ों का वैल्यू निकालना बहुत मुश्किल होता है, जैसे कि पेंटिंग्स, आर्ट गैलरी की बात करें, एंटिक्स की बात करें, तो पहले से वैल्यू निकाल के कंपनी बता देती है हम आपको इतना पैसा देंगे, वो हिसाब से प्रीमियम भरो ताकि बाद में मगजमारी ना हो। एवरेज पॉलिसी क्या है? यहाँ पे एवरेज क्लॉज है। फॉर एग्जाम्पल आपने 5 लाख का इंश्योरेंस किया, 10 लाख का इंश्योरेंस किया। कितने का इंश्योरेंस किया? 10 लाख का। नुकसान हुआ 5 लाख, तो कंपनी कितना देगी? एग्जाम्पल को चेंज करता हूं, फिर से सुनो। 20 लाख की प्रॉपर्टी, इंश्योरेंस किया 50%। प्रॉपर्टी 20 लाख की, इंश्योरेंस किया 10 लाख का, और नुकसान हुआ है 5 लाख। कंपनी कितना देगी? कंपनी देगी आपको 2.5 लाख रुपए। कैसे भाई? 50% प्रॉपर्टी इंश्योर्ड है, 50% अनइंश्योर्ड। अगर पूरी प्रॉपर्टी जल जाती तो नुकसान कितने का होता? 20 लाख का होता। लेकिन आपने पॉलिसी कितने के लिए? 10 लाख के लिए। तो उस समय हम आपको 10 लाख देते तो आप लेते कि नहीं लेते? बिल्कुल लेते। तो जो 20 लाख की आपने प्रॉपर्टी है, 10 लाख का इंश्योरेंस किया, यानी 50% आप रिस्क उठाने को तैयार हो,
तो एवरेज निकाला जाएगा। तुमने 50% इंश्योरेंस किया तो लॉस का 50% मिलेगा। 5 लाख का नुकसान है तो आपको 2.5 लाख मिलेगा। ये क्यों क्लॉज डाला गया है पॉलिसी में? ताकि आप अंडर इंश्योरेंस ना करें, सही दाम का लगा के इंश्योरेंस करें। अगर आप शाने हो तो कंपनी डेढ़ शानी, आप प्रीमियम बचाओगे, कंपनी पॉलिसी का पैसा बचाएगी। नेक्स्ट, स्पेसिफिक पॉलिसी। स्पेसिफिक पॉलिसी क्या होता है? कॉम्पेंसेशन शुड नॉट बी मोर देन द स्पेसिफिक अमाउंट। अगर 5 लाख की पॉलिसी है तो मैक्सिमम 5 लाख ही मिलेगा। फिर नुकसान आपका 6 लाख का हुआ हो, 8 लाख का हो, मैक्सिमम 5 लाख मिलेगा। सिर्फ अगर नुकसान 2 लाख हुआ तो 2 लाख मिलेगा। अमाउंट ऑफ पॉलिसी और अमाउंट ऑफ एक्चुअल लॉस, विच एवर इज लेस। एम ऑफ इंश्योरेंस इज टू कवर द रिस्क एंड नॉट टू अर्न प्रॉफिट। तो कॉम्पेंसेशन शुड नॉट एक्सीड द स्पेसिफिक अमाउंट। नेक्स्ट वन इज फ्लोटिंग पॉलिसी। फ्रेंड्स, फ्लोटिंग पॉलिसी क्या होता है? जिनके कई गोदाम दुकान होते हैं ना, सबका एक साथ पॉलिसी ले सकते हो। गुड्स कुछ गोदाम में रखे, कुछ दुकान में रखे, तो सबको मिला के कंबाइन करके एक पॉलिसी लिया, दैट इज फ्लोटिंग पॉलिसी। इसमें आपको प्रीमियम कम पड़ने वाला है और एक ही पॉलिसी संभालनी है, ज्यादा पॉलिसीज आपको संभालने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वन इज एक्सेस पॉलिसी। एक्सेस पॉलिसी क्या होता है? जो दुकानदार का स्टॉक फ्लक्चुएट होते रहता है उनको ये पॉलिसी लगती है। फॉर एग्जाम्पल, एक होलसेल का व्यापारी है, डेली लाखों का माल आता है, डेली लाखों का माल जाता है, आता भी है और जाता भी है। तो मिनिमम स्टॉक 1 लाख का है, मैक्सिमम 1.5 लाख का। कभी कभी धंधा कम चला तो 1.5 लाख का स्टॉक, वरना मिनिमम 1 लाख का। तो ये 2 पॉलिसी निकालेगा, एक 1 लाख के लिए मिनिमम स्टॉक के लिए, दूसरी एक्सेस अमाउंट यानी 50,000 के लिए। तो यहाँ पे 2 पॉलिसी निकालनी पड़ती है। जो दूसरी पॉलिसी आपने निकाली उसको हमने नाम दे दिया एक्सेस पॉलिसी। नेक्स्ट इज रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी यानी रिप्लेसमेंट पॉलिसी। यहां पे आपने अपने गुड्स का, प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस किया है, कंपनी पैसा नहीं देगी, कंपनी उन गुड्स को रिप्लेस करेगी। फॉर एग्जांपल, आपका कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आग लग गई है तो कंपनी आपको नए कंप्यूटर, नया फर्नीचर जो भी था वो सब बना के देगी। इसमें सबसे ज्यादा प्रीमियम चार्ज किया जाता है क्योंकि इसमें डिप्रिसिएशन को काउंट नहीं किया जाता, तो इसके लिए यहाँ पे सबसे ज्यादा पैसा लिया जाता है और वो इस कंपनी अपने हिसाब से आपको चीजें लेके देगी। नेक्स्ट इज कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। इट कवर्स ऑल काइंड ऑफ रिस्क। किसी भी कारण से अगर नुकसान हुआ कंपनी पैसा देगी। तो मल्टीपल रिस्क यहाँ पे कवर है, इसके लिए इसका प्रीमियम थोड़ा हाई है। आग लग गई, माल चोरी हो गया, गुड्स डैमेज हो गए, कुछ भी हुआ कंपनी पैसा देगी। नेक्स्ट इज कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी। वो क्या होता है उसका मैंने ब्लैक कलर का एग्जाम्पल मेरे ऊपर आपको दिख रहा होगा, एग्जाम्पल दिया। कई बार क्या होता है, आग लगने से जो नुकसान हुआ है कंपनी उतना पैसा तो दे रही है। फॉर एग्जाम्पल 10 लाख का नुकसान हुआ, कंपनी 10 लाख तो दे रही है, लेकिन मुझे फिर से दुकान सेटअप करनी है तो मुझे 3 महीने लग जाएंगे, सब सिस्टम बनाना है, एम्प्लॉयज को मुझे पगार देनी पड़ेगी, लाइट का बिल भरना पड़ेगा, दुकान का भाड़ा देना पड़ेगा, टैक्स मुझे भरनी पड़ेगी। तो बाकी के खर्चे जो मेरे चालू हैं वो सब भी हम रिकवर कर सकते हैं कंपनी से। वो ऑर्डिनरी पॉलिसी में कवर नहीं होते, इसके लिए स्पेशल पॉलिसी है जिसको नाम दिया गया कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी। यानी नुकसान के अलावा जो मेरे रेगुलर खर्चे जो मेरे ऊपर लोड बन रहे हैं वो भी मैं रिकवर कर सकता हूं ताकि मेरे ऊपर कोई लोड ना पड़े। क्लियर है? वहां पे दिया हुआ एग्जाम्पल पढ़ लेंगे आपको समझ जाएगा। नेक्स्ट स्प्रिंकलर लॉस पॉलिसी। स्प्रिंकलर क्या होता है? आपको वो स्क्रीन पे ऊपर दिख रहा है, स्प्रिंकलर यानी फव्वारा। यस, आग लगने के लिए, उसको बुझाने के लिए हम लोग ये स्प्रिंकलर्स लगाते हैं, फव्वारा लगाते हैं। इसमें सेंसर लगे होते हैं। अगर बाय चांस सेंसर खराब हो गया और अपने आप पानी की वजह से गुड्स वगैरह डैमेज हो गए तो यहाँ पे पैसा मिलेगा। अपने आप हुआ तो डैमेज मिलेगा। आग लगने की वजह से, धुएं की वजह से स्प्रिंकलर ने काम किया और गुड्स डैमेज हो गए तो पैसा नहीं मिलेगा। तो ये थे फायर इंश्योरेंस पॉलिसीज के प्रकार। अभी हम आगे बढ़ते हैं। फंक्शंस ऑफ वेयरहाउस, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। वेयरहाउसिंग क्या होता है? वेयरहाउसिंग का मतलब होता है स्टोरिंग ऑफ गुड्स। वेयरहाउसिंग का मतलब क्या होता है? गुड्स को हमने स्टोर करना होता है और कई तरह की हमने एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होती है। गुड्स को स्टोर करना हो, गुड्स को प्रिजर्व करना होता है। तो वेयरहाउसिंग में कई तरह के एक्टिविटीज होते हैं, वो हम एक एक करके देखेंगे। इसका डेफिनेशन भी आपको दिया गया है कि वेयरहाउसिंग को हम डिफाइन कर सकते हैं ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज करेंगे स्टोरिंग एंड प्रिजर्विंग ऑफ स्टोर्ड गुड्स फ्रॉम द टाइम ऑफ प्रोडक्शन टिल द टाइम ऑफ कंजम्पशन। फ्रेंड्स, टाइम गैप होता है बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। सही समय आने तक हम गुड्स को कहाँ पे स्टोर करते हैं? गोदाम में। इसके लिए कहते हैं वेयरहाउसिंग क्रिएट्स डैश यूटिलिटी, वेयरहाउसिंग क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी। तो ये आपके सामने स्क्रीन पे फंक्शंस ऑफ वेयरहाउसेस। पॉइंट नंबर 1, यहाँ पे हम गुड्स को स्टोर कर सकते हैं, सही समय आने तक हम गुड्स को संभाल के रखेंगे।
पॉइंट नंबर 2, प्राइस स्टेबलाइजेशन। प्राइस स्टेबिलिटी क्या होता है फ्रेंड्स? प्राइस कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। प्राइस कम ज्यादा क्यों होता है? इम्बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। तो वेयरहाउस डिमांड के हिसाब से माल सप्लाई करता है, दोनों सेम रहेंगे तो प्राइस लंबे समय तक स्टेबल रहेगा। पॉइंट नंबर 3, रिस्क बेयरिंग। रिस्क बेयरिंग कैसे फ्रेंड्स? यहां पे आपने जिस गोदाम में माल रखा है तो जो वेयरहाउस कीपर है पूरा रिस्क उसने उठाना है। उसने आपको गुड्स आपको उसी कंडीशन में रिटर्न करने, कल को आग लग जाती है, माल चोरी हो जाता है तो रिस्क वही बंदा उठाएगा, उसको रिस्क बेयरिंग हमने नाम दे दिया। नेक्स्ट इज फाइनेंसिंग। आपने गोदाम में माल रखा तो आपको वेयरहाउस कीपर एक रिसिप्ट देगा जिसको हम बोलते हैं वेयरहाउस रिसिप्ट या वेयरहाउस कीपर्स वारंट। ये रिसिप्ट आप बैंक के पास गिरवी रख के भी आप बैंक से फाइनेंस यानी लोन ले सकते हो। रिसिप्ट गिरवी यानी आपने सिक्योरिटी दी है तो यहां से आप लोन ले सकते हो। पॉइंट नंबर 5, ग्रेडिंग एंड ब्रांडिंग। ग्रेड के हिसाब से चीजों को अलग अलग करते हैं गोदाम में। जैसे खेती बाड़ी वाले गुड्स है, सब्जी हो, फ्रूट हो, अनाज हो, क्वालिटी के हिसाब से उसको अलग किया जाता है, उसको पॉलिशिंग किया जाता है, उसको पैकिंग किया जाता है और वो हिसाब से उनका जो है रेट प्राइस लेबलिंग की जाती है, प्राइस टैग लगाया जाता है, ब्रांडिंग की जाती है क्योंकि मार्केट में ब्रांड बिकता है। चावल जो आप खाते हैं, लाल किला, कोहिनूर एक्सेट्रा, ये सब ब्रांड है। ये लोग खुद चावल नहीं बनाते, किसानों से लेते हैं, खाली वहाँ पे ग्रेडिंग और पैकेजिंग करते हैं और ब्रांडिंग करते हैं। मार्केट में ब्रांड बिकता है। नेक्स्ट वन इज ट्रांसपोर्टेशन। वेयरहाउस कीपर आपको अलाउ करता है, आप जहां से माल बोलोगे वहां से ये बंदा माल लेके आएगा और जहां बोलोगे ये बंदा वहां तक माल पहुंचाएगा। यानी आपको ट्रांसपोर्ट का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस इस सेवा के बदले वो आपसे क्या लेगा? मेवा लेगा। नेक्स्ट इज टाइम एंड प्लेस शेड्यूलिटी। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि वेयर हाउसिंग क्रिएट्स टाइम शेड्यूलिटी, साथ में प्लेस शेड्यूलिटी। क्यों? क्योंकि गोदाम जो है मेन सेंटर में बनाए जाते हैं ताकि चारों तरफ हमें डिस्ट्रीब्यूशन करने में आसानी, तो सही समय पे सही जगह पे ये हमें माल प्रोवाइड करते हैं, इसके लिए इसको नाम दे दिया टाइम एंड प्लेस शेड्यूलिटी। उल्टा नहीं लिखना है, पहले टाइम ही आएगा। नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग। यहां पे हम कई सारे काम कर सकते हैं, इसके लिए हमने वर्ड यूज किया है प्रोसेसिंग। जैसे गोदाम में आप फ्रूट को पका सकते हो, पैडी यानी चावल को पॉलिश कर सकते हो, पैकेजिंग कर सकते हो, ग्रेडिंग कर सकते हो, लेबलिंग कर सकते हो, तो यहाँ पे आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो ये थे हमारे फंक्शंस ऑफ वेयरहाउसेस। स्कोरिंग टॉपिक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। वेयरहाउसिंग का डेफिनेशन आपको दिया गया है कि ये एक एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टोरेज है फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ गुड्स। यहाँ पे हम गुड्स को स्टोर करते हैं। प्रकार कौन से हैं, कौन से टाइप्स हैं? पहले प्राइवेट वेयरहाउस यानी आपका खुद का गोदाम। बड़ी बड़ी कंपनीज के पास खुद के गोदाम होते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, आप खुद का बनवा भी सकते हो या किराए पे भी ले सकते हो अगर आप रेंट अफोर्ड कर पा रहे हो तो ये आपका प्राइवेट वेयरहाउस यानी आपका पर्सनल वेयरहाउस है। नेक्स्ट इज पब्लिक वेयरहाउस यानी पब्लिक में से कोई भी यहाँ पे पैसे जो है गुड्स रख सकता है। जितने दिन जितना स्पेस यूज किया है वो हिसाब से आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। और यहाँ पे जो भी आप सर्विस लोगे, प्रोसेसिंग करनी है, कुछ पैकेजिंग करवानी है, तो उसका वो चार्जेस अलग से आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट इज बॉन्डेड वेयरहाउस। बॉन्डेड वेयरहाउस में कौन से गुड्स रखे जाते हैं? जिन गुड्स के ऊपर हमने इंपोर्ट ड्यूटी पे नहीं किया है। ये गुड्स ज्यादा करके री एक्सपोर्ट के लिए मंगाए जाते हैं। तो जिन गुड्स के ऊपर हमने ड्यूटी पे नहीं किया वो कहाँ रखे जाते हैं? बॉन्डेड वेयरहाउस। फ्रेंड्स मेरा अलग से डिस्टिंग्विश बना हुआ है बॉन्डेड एंड ड्यूटी पेड वेयरहाउस का, अलग से डिस्टिंग्विश है, जरूर देखिएगा। दोनों पॉइंट्स मस्त क्लियर हो जाएंगे। वही पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हो, आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये बंदे ने बॉन्ड पेपर पे लिख के दिया है कि जब तक ये बंदा कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी नहीं देगा मैं इसको माल उठाने की जो है अलाउ नहीं करूंगा। तो इसको कस्टम अथॉरिटी से परमिशन लाना पड़ेगा। अगर आप इंपोर्टर हैं, आपको गुड्स छुड़ाने हैं, तो पहले आपको ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, कस्टम अथॉरिटी से परमिशन लेना पड़ेगा, तभी आप बॉन्डेड वेयरहाउस से माल निकाल सकते हैं। अगर आपने इंपोर्ट ड्यूटी पे किया तो आपको वहाँ से गुड्स शिफ्ट करने पड़ेंगे कहाँ पे? ड्यूटी पेड वेयरहाउस। यहाँ पे आपने ऑलरेडी ड्यूटी पे किया हुआ है। बाकी अगर आप सेवा वगैरह लेते हो, कुछ भी पैकेजिंग एक्सेट्रा, तो उसका अलग से पेमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट गवर्नमेंट के गोदाम है, वो गवर्नमेंट कोई भी हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर लोकल पब्लिक अथॉरिटी। अगर उनके गोदाम है तो उसको नाम दे दिया गवर्नमेंट वेयरहाउसेस। कई सारे गवर्नमेंट के ऐसे गोदाम हैं जहाँ पे गवर्नमेंट अनाज वगैरह को स्टोर करती है। एग्जाम्पल्स आपको टेक्स्ट बुक में देख लेनी है, वो हिसाब से जो याद हो वो लिखना है। नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव वेयरहाउस। अब यहाँ पे ये कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह है, ये गरीब लोगों के लिए कोऑपरेटिव वेयरहाउस बनाए गए हैं। गरीब किसानों को अनाज स्टोर करने के लिए सस्ते में फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें, इसके लिए कोऑपरेटिव वेयरहाउस बनाए गए हैं। एंड द लास्ट वन इज कोल्ड स्टोरेज वेयरहाउस, इट इज सुटेबल फॉर पेरिशेबल गुड्स। फिश, मीट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स यहाँ पे रखे जाते हैं।
सही समय आने तक गुड्स को यहाँ पे स्टोर किया जाता है। तो ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेस। अभी आते हैं फ्रेंड्स चैप्टर नंबर 5 के ऊपर। चैप्टर नंबर 4 में टाइम ज़्यादा लगा क्योंकि ज़्यादा वेटेज है, तो उसमें ज़्यादा टाइम देना ही है। चैप्टर नंबर 5 एमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस, यानी नए मोड ऑफ बिजनेस जो अभी आ गए हैं। ऑनलाइन शॉपिंग की हम बात करें तो पहला टॉपिक वही है ई बिजनेस। ई बिजनेस यानी इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। कहां से ये वर्ड आया? इट इज डिराइव फ्रॉम द टर्म ईमेल एंड ई कॉमर्स। यहां पे हम इंटरनेट के माध्यम से हम बिजनेस करेंगे, यानी बाइंग एंड सेलिंग होगा गुड्स एंड सर्विस का थ्रू इंटरनेट। लेट 90s में यानी 1997 में इसको IBM ने इंट्रोड्यूस किया था, और ये एक प्लेटफॉर्म है, इंटरनेट के माध्यम से आप बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो। ई बिजनेस का पार्ट है ई कॉमर्स। लास्ट लाइन आप देख सकते हो, ई कॉमर्स इज अ ब्रांच ऑफ ई बिजनेस। स्कोप ऑफ ई बिजनेस की बात करें, मतलब ई बिजनेस में क्या क्या आता है। ई बिजनेस सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग तक ही जो है सीमित नहीं है, इसका एरिया स्कोप बढ़ गया है। आज हम ऑनलाइन बहुत कुछ करते हैं। आज ऑनलाइन आप पढ़ाई कर रहे हो, यस, ऑनलाइन आप बहुत सारी बातें करते हो। क्या क्या करते हो वो आप देख सकते हो, क्योंकि आज आपके मोबाइल में कई प्रकार के ऐप्स हैं। देख लीजिए जो येलो कलर में ऐप्स बताए गए हैं, फोन पे, गूगल पे से आप पेमेंट कर सकते हो। स्विगी जोमेटो से आप खाना मंगा सकते हो। ओला से आप टैक्सी बुक कर सकते हो। तो ऐसे कई सारी सेवाएं हम लेते रहते, तो उसका स्कोप, इसका एरिया बढ़ चुका है। तो ये 6 डायरेक्शन में काम करता है। 6 नाम आपको याद करने हैं, B2B, B2C, C2B, C2C, B2A, C2A। ये याद करना है। याद करेंगे तो लिख पाएंगे। मैं इसके एग्जांपल्स दिखा देता हूं आपको। ये देखिए, 2 बिजनेसमैन के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वो B2B है। जैसे एग्जांपल दिया है, कैटरिंग, मैन पावर सर्विस प्रोवाइड करना। बिजनेस टू कंज्यूमर, आप फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हो तो बिजनेसमैन आपको सर्विस प्रोवाइड करता है, गुड्स प्रोवाइड करते हैं, वहां से आप शॉपिंग करते हो तो बिजनेसमैन कंज्यूमर को हेल्प कर रहा है शॉपिंग करने में। अगर आपको कुछ खास तरह की सेवाएं चाहिए तो कंज्यूमर टू बिजनेस, उल्टा हो गया, पहले B2C था, अभी C2B। फॉर एग्जाम्पल, आपको पेस्ट कंट्रोल सर्विस चाहिए, आपके पूरे परिवार को कहीं घूमने जाना है तो आप स्पेशल कार, मिनी बस बुक करवाना चाहते हो, तो आप बार्गेन करोगे, भाई मुझे यहाँ जाना है, इतने में बस मिल सकती है क्या, इतना सीटर कार मिल सकता है क्या, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज C2C, 2 कंज्यूमर के बीच में जो है ट्रांजैक्शन हो रहा है। जैसे OLX आपने नाम सुना रहेगा। इसमें इस ऐप के जरिए 2 पार्टीज के बीच में बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है। अगर कुछ प्रॉब्लम हुई है तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं, आपकी बात सुनी जाएगी। कहाँ पे? eBay पे आप कंप्लेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज B2A यानी बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन यानी हम सरकारी डिपार्टमेंट की बात करें, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेसमैन को अपनी कंपनी रजिस्टर करनी है, टैक्स भरना है या परमिट लेना है, तो ऑनलाइन ही आप सारी चीजें ले सकते हो। आपको वहां तक पर्सनली जाने की जरूरत नहीं है। आज हर चीज कोरोना की वजह से ऑनलाइन हो चुकी है। तो B2A। अगर कंज्यूमर कुछ चीजें सरकारी डिपार्टमेंट से ले रहा है तो वो होता है C2A। जैसे आपने पासपोर्ट ले लिया, आधार कार्ड आपने ऑनलाइन रजिस्टर करके निकाला, व्हीकल का लाइसेंस आप ऑनलाइन निकाल सकते हो, पैन कार्ड आप ऑनलाइन निकाल सकते हो। पता है क्या दोस्तों आपको? रिसेंटली मैंने मेरे बेटे को ऑनलाइन बताया, ऐसे वो निकाल सकते हैं। मैं इसका वीडियो आपके लिए बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा ताकि आपको ये बेनिफिट मिल सके। दैट इज C2A। कंज्यूमर सेवा ले रहा है एडमिनिस्ट्रेशन से, यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, यानी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से। तो स्कोप को अच्छे से पढ़ के जाना है, शॉर्ट नोट आ सकता है दोस्तों। बेनिफिट्स, मेरिट्स ऑफ ई बिजनेस। ई बिजनेस का फायदा क्या है? इसको शुरू करना बहुत आसान है, दुकान लगानी नहीं है, आप घर से भी स्टार्ट कर सकते हो। पॉइंट नंबर 2 उसी से कनेक्टेड है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम होगा क्योंकि दुकान तो लगानी नहीं है, आप घर, गैराज कहीं से भी शुरुआत कर सकते हो। जबकि ट्रेडिशनल बिजनेस यानी दुकान लगाओगे तो उसमें बहुत खर्चा है, बहुत टाइम भी लगेगा, मगजमारी भी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज कन्वीनियंस, यानी आपके लिए सहूलियत है। आप 24/7 365 डेज अ ईयर इसको ऑपरेट कर सकते हो ऑनलाइन। आधी रात को भी लोग शॉपिंग करते हैं, आपने देखा रहेगा, मैं तो करता हूं, आपका मुझे पता नहीं। नेक्स्ट वन इज स्पीड। यहाँ पे आप फटाफट शॉपिंग कर सकते हैं विद द क्लिक ऑफ माउस। इंटरनेट का जमाना है फ्रेंड्स, क्लिक करो, फटाफट से चीज़ें बुक करो और जल्द से जल्द आप तक वो चीज़ें पहुँचाने की कोशिश की जाती है। रात को ऑर्डर दो, सुबह तक कई बार दवाइयाँ एक्सेट्रा आप तक पहुँच जाती है। ऑनलाइन पे आजकल बहुत कुछ आ गया है। नेक्स्ट इज ग्लोबल एक्सेस, यानी आप बहुत बड़ा ग्लोबल मार्केट कैप्चर कर सकते हो। अमेजॉन एक फॉरेन की कंपनी है, वर्ल्ड में छाई हुई है, वो बहुत जगह पे गुड्स की डिलीवरी कर रही है। नेक्स्ट इज मूवमेंट टुवर्ड्स द पेपरलेस सोसाइटी, यानी यहाँ पे अभी हमें कागज़ का ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, डॉक्यूमेंट ज़्यादा नहीं है,
ऑनलाइन सारे ऐप्स के जरिए रिकॉर्ड्स आ जाते हैं, आपने क्या खरीदा, कब डिलीवर किया, सब रिकॉर्ड उधर आ जाता है। तो यहाँ पे पेपर का हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट सपोर्ट। गवर्नमेंट भी आज ऑनलाइन को सपोर्ट कर रही है। कोरोना में तो बोला गवर्नमेंट ने आपने ज़्यादा दुकानों से शॉपिंग नहीं करनी है, ऑनलाइन ही करनी है। डी मार्ट भी ऑनलाइन आ गया है, जियो मार्ट ऑनलाइन आ गया है, पता रहेगा आपको। नेक्स्ट इज ईजी पेमेंट। इसमें पेमेंट करना बहुत आसान है। पैसे का भी पेमेंट करना हो ना, 5 पैसा 10 पैसा, तो वो 12 पैसा वो भी आप पेमेंट कर सकते हो कार्ड से, जबकि कैश में आपको राउंड फिगर पे करनी पड़ती है। माइनस पॉइंट इसके लिमिटेशन, डीमेरिट्स, डिसएडवांटेजेस। पहला पॉइंट लैक ऑफ पर्सनल टच। यहाँ पे पर्सनल टच मिसिंग है। पर्सनल टच यानी दुकानदार आपको जो गाइड करता है कौन सा लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, यहाँ पे आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप क्वालिटी को चेक भी नहीं कर सकते लेने से पहले। नेक्स्ट इज डिलीवरी टाइम कई बार रहता है। दुकान से आप फटाफट से शॉपिंग करके आ सकते हो, यहाँ पे आपको वेटिंग पीरियड है। अभी आपने ऑर्डर दिया, सामने वाला कब आएगा तब तक वेट करना है आपको, तो डिलीवरी टाइम लगता है इसमें। नेक्स्ट सिक्योरिटी इश्यूज। कई बार हैकर्स हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं या हमारे साथ चीटिंग हो सकती है, तो सिक्योरिटी इश्यूज हो सकते हैं, हमें फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। नेक्स्ट गवर्नमेंट कई बार इंटरफेयर करती है, मॉनिटर करती है, तो कई बार वो ऐप्स नहीं चलते या गवर्नमेंट बोलते हैं ये नहीं करना है वो नहीं करना है। कोरोना के टाइम पे बोला था कि आप सिर्फ एसेंशियल कमोडिटीज में डील करोगे, बाकी चीज़ें आप जो हैं नहीं डिलीवर करोगे, तो कुछ चीज़ें बंद कर दी गई थी उस टाइम पे, याद होगा आपको जब मार्च में लॉकडाउन लगा था फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज हाई रिस्क। यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है, फ्रॉड के चांसेस होते हैं। कई बार पैसा तो ले लिया ऑनलाइन हमसे, लेकिन हमें कुछ और ही दे के गए। ऐसे केसेस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। बंदे ने आईफोन मंगाया था, अंदर से पत्थर का टुकड़ा निकला है। 70,000 के फ़ोन की जगह ईंट का टुकड़ा निकला है। कितना अच्छा है नहीं? ओके। नेक्स्ट इज आउटसोर्सिंग। फ्रेंड्स क्या होता है आउटसोर्सिंग? आउटसोर्सिंग एक प्रोसेस है कॉन्ट्रैक्टिंग बिजनेस फंक्शन टू स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, यानी हम दूसरों को बाहर की, आउट यानी बाहर से काम करवा रहे हैं। आउटसोर्स यानी ये काम हम बाहर से करवाने वाले, हम खुद नहीं करेंगे, हमने कॉन्ट्रैक्ट दूसरों को दे दिया। जैसे 4 आपको एग्जांपल स्क्रीन पे दिख रहे हैं। कैंटीन चलाने का कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स में। कचरा उठाने का कॉन्ट्रैक्ट म्युनिसिपैलिटी दे देती है प्राइवेट सेक्टर को। खाना बना के सर्व करना है तो कैटरिंग वाले को हमने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। सिक्योरिटी एजेंसीज की बात करें तो सिक्योरिटी गार्ड सिक्योरिटी एजेंसीज हमें प्रोवाइड करती है, हम उनको फ़ोन करते हैं भाई सिक्योरिटी गार्ड चाहिए इतने, वो लोग उतने भेज देते हैं। तो ये चीज़ें हमने आउटसोर्स कर दी। नॉर्मली हम क्या आउटसोर्स करते हैं? नॉन कोर यानी लेस इंपॉर्टेंट एरियाज, लेस इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर हम उसमें इन्वॉल्व होंगे तो हम ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे। और जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं ये उनका रोज का काम है और ये उसमें एक्सपर्ट है, तो इसके लिए हमें सस्ता पड़ेगा। तो इसके 2 बेनिफिट आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। कौन से 2 बेनिफिट है? एक तो हमारा कॉस्ट कम हो जाता है। जैसे कैटरर्स को कॉन्ट्रैक्ट दिया तो सारी मगजमारी उसकी है भाई, प्लेट के हिसाब से पेमेंट करना है, जितने प्लेट चले हैं वो हिसाब से आपने पेमेंट करना है। दूसरा वो बंदा उसमें एक्सपर्टाइज है, तो एक्सपर्ट है तो हमें उसका बेनिफिट मिलेगा क्योंकि उसको अच्छे से कर पाएगा, जबकि हम उस काम में अनाड़ी है। क्या जरूरत है? नीड फॉर आउटसोर्सिंग। दिन ब दिन कंपटीशन का लेवल बढ़ते जा रहा है, तो हमें अपने बिजनेस पे मेन चीज़ों पे फोकस करना है, प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव करना है। अगर फालतू के काम हम खुद करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो इसके लिए ज़्यादा करके नॉन कोर एरियाज को हम आउटसोर्स करते हैं। इसके प्लस पॉइंट्स, एडवांटेजेस, ओवरऑल कॉस्ट एडवांटेज, यानी इससे हमारा टाइम मनी एफर्ट सब बचता है। दूसरा, इससे एम्प्लॉयमेंट का लेवल बढ़ता है। अगर आप बहुत सारी चीज़ें आउटसोर्स कर दोगे ना तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। यस, एम्प्लॉयमेंट का लेवल बढ़ेगा तो देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, एक्सपोर्ट्स का लेवल बढ़ेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट, लो मैन पावर कॉस्ट, यानी आउटसोर्स के जरिए क्या होता है फ्रेंड्स, हमें लेबर सस्ता मिलता है। क्योंकि एक दिन के लिए अगर हम किसी को मंगाते हैं लेबर को तो वो ज़्यादा पैसा लेता है, लेकिन ये रेगुलर काम करते रहते हैं कैटर्स वाले वगैरह, तो ये लोग उनको फिक्स सैलरी देते हैं और उनसे वो ज़्यादा से ज़्यादा काम ले सकते हैं, तो वो इनडायरेक्टली लेबर हमें सस्ता पड़ता है। नेक्स्ट, एक्सेस टू प्रोफेशनल एक्सपर्ट एंड हाई क्वालिटी सर्विस। यस, जिनको हमने काम दिया है वो एक्सपर्ट है, उनके पास जो काम करने वाले लोग हैं वो उसमें एक्सपर्ट हैं, तो हमें ये अच्छी क्वालिटी का यहाँ पे सर्विस मिलेगा विदाउट एनी एरर। नेक्स्ट इज एम्फेसाइज ऑन कोर प्रोसेस रादर देन सपोर्टिंग वन, यानी यहाँ पे हम फोकस करेंगे कोर एरियाज पे, हम अपने मेन चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे क्योंकि फालतू की चीज़ें हमने क्या कर दी? आउटसोर्स कर दी। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट हमारा कम हो जाता है, हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है ना वो वेरिएबल कॉस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अगर मैं खुद का कॉल सेंटर चलाऊँ, कंपनी है, कंप्लेंट्स आते रहते हैं, कस्टमर केयर सेंटर में चलाऊँ खुद का,
तो ऑफिस लगानी पड़ेगी, इंटरनेट कनेक्टिविटी लगानी पड़ेगी, बराबर है। यहाँ पे कॉल सेंटर वालों को हमने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, भाई जितने हमारे कॉल्स कंप्लेंट्स आएंगे रिसीव करोगे उतना हमें पास ऑन करना, एक कॉल का हम आपको इतना देंगे, तो जितने कॉल्स आएंगे नंबर ऑफ कॉल्स वो हिसाब से कंपनी को हमने पेमेंट करना है। तो इससे हमारा इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है, प्लस हमें ज़्यादा मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है, टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर सब उनका रहेगा, हमें कुछ इन्वेस्ट करने के उतने, कंप्यूटर भी उनके रहेंगे, इंटरनेट कनेक्टिविटी भी उनका रहेगा, गैजेट्स सब उनके रहेंगे, सब उन्होंने मैनेज करना है। नेक्स्ट, इंक्रीज एफिशिएंसी इन प्रोडक्टिविटी, यानी काम फटाफट होगा क्योंकि हमने जिनको काम दिया है उस काम में एक्सपर्ट है। एंड लास्ट इज नॉलेज शेयरिंग। यस, जब हम किसी को कॉन्टेक्ट देते हैं तो उनसे बातचीत होती है, कुछ उनका ज्ञान कुछ हमारा ज्ञान, तो इससे ज्ञान बढ़ेगा, तो बेस्ट सर्विस हमें मिल पाएगी, अच्छी क्वालिटी के हमें गुड्स एंड सर्विसेज मिल पाएंगे, तो दोनों का फायदा है, देश का फायदा है। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ आउटसोर्सिंग, लैक ऑफ कस्टमर फोकस। जिनको हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया, अगर सब लोग उनको कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, उनको ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो वो एक पर्टिकुलर कस्टमर पे फोकस नहीं कर पाएगा। कई बार कैटरर्स को ज़्यादा ऑर्डर मिलते हैं शादियों के, तो वो कई बार हम पे ध्यान नहीं दे पाता, ध्यान नहीं देगा तो फिर मज़ा आने वाला नहीं है, जो कि माइनस पॉइंट है। थ्रेट टू सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। यस, अब क्या होता है, जिसको हम आउटसोर्स कर रहे हैं उसको हम सारे बिजनेस के सीक्रेट्स बताने वाले, अगर उसने उसको लीक कर दिया तो प्रॉब्लम हो सकती है। पॉइंट नंबर 3, डिससेटिस्फैक्टरी सर्विस। यस, कई बार इनकी सर्विस सही नहीं रहती, सही टाइम पे नहीं देते, कई बार सर्विस लेट हो जाती है, या फिर उनका स्टैंडर्ड कई बार लो हो जाता है क्योंकि इनके एम्प्लॉयज बदलते रहते हैं। नेक्स्ट, एथिकल इश्यूज। यस, कई बार क्या होता है, द मेजर एथिकल इश्यूज टेकिंग अवे एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम ओन्स कंट्री। कई बार क्या होता है, हम आउटसोर्स करते हैं बाहर की देश की कंपनी को, अगर हम बाहर वालों को काम दे रहे हैं तो फिर हमारे देश के लोगों को काम मिलने वाला नहीं है। और भी डिसएडवांटेजेस है, जैसे कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है आपस में, लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो सकता है, पुअर क्वालिटी की हमें सर्विस मिल सकती है, या डिलेड सर्विस हमें मिल सकती है, ना टाइम पे नहीं मिल सकती। आउटसोर्सिंग के 3 प्रकार होते हैं। आउटसोर्सिंग के कौन से 3 प्रकार होते हैं? बीपीओ, केपीओ, एलपीओ। फ्रेंड्स, ये तीनों टॉपिक हम डिटेल में सीखने वाले हैं, 15 मिनट में हमारा ये खत्म हो जाएगा। बीपीओ, केपीओ एंड एलपीओ। बीपीओ फ्रेंड्स क्या है? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का पार्ट बीपीओ है, बीपीओ का पार्ट केपीओ और केपीओ का पार्ट एलपीओ है। कौन किसका पार्ट है याद हो गया? गड़बड़ नहीं करनी है, नहीं तो तकलीफ होगी। चलिए, बीपीओ हमारे ये सारी सेवाएं प्रदान करता है, ये सारे काम करते हैं। बीपीओ में आपको जॉब मिल सकता है, चाहे बंदा 12th पास हो या फिर टीवाई पास हो, आसानी से वैकेंसीज अवेलेबल हैं। मेरे कई सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे जॉब मिला है। बीपीओ के मेरे अलग से वीडियोस बने हुए हैं, वो देखिए, आपको बेनिफिट मिलेगा। बीपीओ क्या होता है? बीपीओ इज अ सबसेट यानी पार्ट ऑफ आउटसोर्सिंग। मैंने बताया यहाँ पे हम दूसरों को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, तो बीपीओ रेफर्स टू आउटसोर्सिंग ऑफ पेरिफेरल एक्टिविटीज, यानी हम नॉन कोर एरियाज यहाँ पे हम दूसरों को दे रहे हैं। जैसे एग्जांपल दिया है, बैंक वालों ने कस्टमर केयर सेंटर को कॉन्ट्रैक्ट दिया। अब बैंक वालों को ना लोन के लिए कॉल करना होता है, ईएमआई कलेक्ट करने होते हैं, तो बैंक वाले खुद कॉल नहीं करते, कस्टमर केयर वालों को वो लोग कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कि हमारे बिहाफ पे आप बैठ के कॉल करते रहो। बीपीओ 3 प्रकार का होता है, ऑफशोर, ऑनशोर एंड नियरशोर। ऑफशोर क्या होता है? अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया है अपने देश के बाहर, किसी दूसरे देश में कॉन्ट्रैक्ट दिया है तो वो ऑफशोर है। अपने ही देश में किसी दूसरी कंपनी को हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया है तो वो ऑनशोर है। पड़ोसी देश में किसी कंपनी को हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया तो वो नियर शोर है। एडवांटेजेस ऑफ बीपीओ, प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट। यस, जिसको हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया है उन्होंने स्किल्ड लोगों को काम पे रखा है, तो वो अच्छा और सस्ता हमें देने की कोशिश करेंगे। इससे सेकंड पॉइंट कनेक्टेड है, इससे रिसोर्सेज का बेस्ट यूज होगा, टाइम मनी एफर्ट दोनों सेव होगा। तीसरा पॉइंट भी उसमें आ गया कि इससे हमारा कॉस्ट कम होगा, तभी तो हमने आउटसोर्स किया। आउटसोर्स क्यों करते हैं दोस्तों? ताकि सामने वाला हमें वो सस्ते में सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, इससे हमारा कॉस्ट कम होगा। कॉस्ट कम होगा तो हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा। नेक्स्ट, इंप्रूव्ड ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी यहाँ पे हमें अच्छी क्वालिटी का स्किल्ड लेबर मिलेगा, क्योंकि बीपीओ कंपनियां लोगों को ट्रेन करती है, उनको समझाती है, सिखाती है, ताकि वो हमें बेस्ट सर्विस दे सके, वो भी एट लो प्राइस। माइनस पॉइंट, यहाँ पे कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो सकती है। क्लाइंट और वेंडर के बीच में अगर मिसकम्युनिकेशन हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, तो ये प्रॉब्लम होगी, फिर प्रॉब्लम सॉल्व जल्दी होने वाली नहीं है। अच्छा, डिफरेंट टाइम जोन, सेकंड माइनस पॉइंट जो आपको बताया गया। अब क्या होता है, अगर हम दूसरे देश में किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं तो उनका टाइम जोन अलग है, हमारा टाइम जोन अलग है। इसमें कई बार हमें डिफिकल्टी हो सकती है मीटिंग करने में, कम्युनिकेशन करने में। नेक्स्ट, लॉस ऑफ कंट्रोल। जब हम आउटसोर्स करते हैं तो हमारा सामने वाले के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, वो अपने हिसाब से सर्विस प्रोवाइड करेगा।
और अगर कम्युनिकेशन बराबर नहीं हुआ है, टाइमिंग के जो प्रॉब्लम्स हैं, टाइम जोन्स अलग है, तो और प्रॉब्लम्स बढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स डिटेल्स वीडियो अलग से बने हुए हैं, उसको ज़रूर देखिएगा, ये तो रिवीजन है। अब आते हैं केपीओ। केपीओ किसका पार्ट है फ्रेंड्स? अभी भी मैंने बताया था, आउटसोर्सिंग का पार्ट बीपीओ, उसका पार्ट केपीओ, केपीओ का पार्ट एलपीओ। तो केपीओ में ये सारी बातें आती हैं। नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ये भी बीपीओ की तरह ही है, लेकिन ये बीपीओ का पार्ट है। यहाँ पे एक्सपर्ट्स को काम पे रखा जाता है, डिग्री होल्डर्स को, क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स को रखा जाता है, और यहाँ पे पगार ज्यादा अच्छी मिलती है एज कंपेयर टू बीपीओ। तो ये सब सेगमेंट यानी सबसेट है, बीपीओ का पार्ट है, ये भी एक तरह का आउटसोर्सिंग है। हमने एक्सपर्ट्स को काम पे रखा हुआ है, वो एक्सपर्ट हमारे देश में भी हो सकते हैं, दूसरे देश में भी हो सकते हैं, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। केपीओ को हम दोनों काम दे सकते हैं, कोर एंड नॉन कोर एक्टिविटीज। इसके प्लस पॉइंट, हमने इनको काम क्यों दिया? हमें अच्छी क्वालिटी का सर्विस मिलेगा, वो भी एट लो प्राइस, तभी तो हेडिंग दिया कॉस्ट रिडक्शन। यस, यहाँ पे हमारा कॉस्ट कम होगा क्योंकि एक्सपर्ट्स को हमने ये काम दिया हुआ है, वो हमें सस्ते में सर्विस दे रहे हैं। दूसरा, जिनको हमने काम दिया है तो वो एक्सपर्ट्स को काम पे रखेंगे, तो उनका हमें एक्सपर्टाइज, हमें नॉलेज मिलेगा, हम सस्ते में वो सर्विस ले पाएंगे। अगेन ये फर्स्ट पॉइंट से कनेक्टेड है। थर्ड वन भी उसी से कनेक्टेड है, हाई एंड सर्विसेज, यानी अच्छी क्वालिटी का सर्विस, वो भी एट लो प्राइस। इससे अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल कम होगा, यानी एम्प्लॉयमेंट का लेवल बढ़ेगा, देश को बेनिफिट होगा। नेक्स्ट, प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ एचआरएम, यानी ये केपीओ के लोगों को कम ज़्यादा कर सकते हैं काम के हिसाब से। काम ज़्यादा है तो ज़्यादा लोगों को रखेंगे, काम कम है तो उनको कम करेंगे। तो ये लोग फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, सिचुएशन के हिसाब से इनको कम ज़्यादा किया जा सकता है। माइनस पॉइंट, सिक्योरिटी का इशू यहाँ पे हो सकता है, हमारे सीक्रेट्स लीक हो सकते हैं। सेकेंड पॉइंट भी उसी से कनेक्टेड है, अगर एम्प्लॉय का कैरेक्टर अच्छा नहीं है तो वो हमें अच्छा, या कामचोर व्यक्ति तो वो हमें बराबर सर्विस नहीं प्रोवाइड करेगा। केपीओ एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, पॉइंट नंबर 3। कई बार हमें फटाफट सर्विस चाहिए तो वो कई बार हमें अवेलेबल नहीं होगी, क्योंकि वो बोलेंगे हमें इतना टाइम तो कम से कम देना पड़ेगा, हम ऐसे ऑन द स्पॉट सर्विस आपको नहीं दे सकते, और हमारे इंस्ट्रूमेंट नहीं है, वो सब उनके इंस्ट्रूमेंट है, वो उनको जब टाइम होगा तभी वो सर्विस देंगे। नेक्स्ट, लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन पार्टनर्स ड्यू टू लीगल, लैंग्वेज एंड कल्चरल बैरियर्स। यस, अगर हमारे बीच में कम्युनिकेशन गैप हो रहा है टाइम गैप की वजह से या डिस्टेंस की वजह से, तो इससे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। लास्ट पॉइंट भी इसी से कनेक्टेड है, अगर कम्युनिकेशन कम होगा लैंग्वेज बैरियर्स की वजह से, उनका लैंग्वेज अलग है, हमारा लैंग्वेज अलग है, वो दूसरे देश के लोग हैं, उनका कल्चर अलग है, तो इससे भी हमें प्रॉब्लम हो सकती है। एलपीओ, लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग। एलपीओ क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ केपीओ। ये केपीओ का एक प्रकार है। यहाँ पे लॉयर्स को काम पे रखा जाता है, लॉयर्स जो लॉ की डिग्री होल्डर्स हैं। तो एलपीओ इज अ टाइप ऑफ केपीओ जहाँ पे लीगल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, जैसे डॉक्यूमेंट्स को ड्राफ्ट करना हो, लीगल रिसर्च करनी हो, ऑफर करना हो, एडवाइस सलाह देनी हो, तो उसके लिए एलपीओ। तो एलपीओ किसका पार्ट है? केपीओ का ही पार्ट है, लेकिन यहाँ पे लॉ से रिलेटेड फर्म है, इसके लिए इसको नाम दे दिया गया एलपीओ। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं? यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करते हैं, लीगल रिसर्च करते हैं, डॉक्यूमेंट्स को लिखना हो, ड्राफ्ट करना हो, ब्रीफिंग करना हो, तो ये सब किया जाता है। एग्जाम्पल लास्ट में आपको दिया गया है कि यूएस की कंपनी इंडिया की किसी कंपनी को आउटसोर्स करे कि आप हमें ये पेपर्स बना के दो, ये डॉक्यूमेंट्स बना के दो, वो भी है डिक्रीज कॉस्ट, इनको सस्ता पड़ता है, इसके लिए ये लोग इंडिया में हमें काम देते हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन करेंसी। इसके प्लस पॉइंट क्या है? कॉस्ट सेविंग है, जो हमें कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है उनको कॉस्ट का बेनिफिट होगा। दूसरा, उनको अच्छी क्वालिटी का सर्विस मिलेगा, वो भी एट लो प्राइस, क्योंकि यहाँ पे हर काम के लिए हमने एक्सपर्ट्स को रखा है, तो हमें खुद के लोग अपॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने ये चीज़ें आउटसोर्स की हुई है। एक्सपर्ट्स को हमने काम दिया हुआ है, हमें खुद एक्सपर्ट्स को अपॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी में एक्सपर्ट्स नहीं भी रहेंगे तो भी हम बाहर से ये काम करवा सकते हैं। नेक्स्ट, एम्प्लॉइंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ इन हाउस एंड एक्सटर्नल टैलेंट, यानी कुछ नॉलेज हमारा होगा, कुछ सामने वाले का होगा, तो दोनों का नॉलेज कंबाइन होगा, तो इससे कंपनी को बेनिफिट होगा। माइनस पॉइंट ऑफ एलपीओ, प्रॉब्लम ऑफ ऑथेंटिसिटी। जिसको हमने आउटसोर्स किया है वो हमारी इंफॉर्मेशन को लीक तो नहीं कर रहा है, उस पर हम कितना भरोसा कर सकते हैं, तो ये माइनस पॉइंट है। सामने वाला गद्दारी करता है या इंफॉर्मेशन लीक करता है तो प्रॉब्लम हो सकती है। सेकेंड पॉइंट, प्रॉब्लम ऑफ इन डेप्थ नॉलेज, जिसको हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया, अगर उन्होंने एक्सपर्ट्स को अपॉइंट नहीं किया है, अगर होशियार लोगों को काम पे नहीं रखा है, उनके पास इन डेप्थ नॉलेज नहीं है,
लॉ का इन डेप्थ नॉलेज नहीं होगा तो फिर हमें प्रॉब्लम होगी, वो अच्छे से हमें सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। थर्ड पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले भी टॉपिक्स में, प्रॉब्लम ऑफ कल्चरल एंड लैंग्वेज बैरियर्स। दो देशों के बीच में कल्चरल का फ़र्क होता है, लैंग्वेज का फ़र्क होता है, तो इसकी वजह से कम्युनिकेशन में फ़र्क हो सकता है। फोर्थ पॉइंट उसी से कनेक्टेड है, एलपीओ गेट्स अफेक्टेड बाय ज्योग्राफिकल हर्डल्स बिटवीन फर्म एंड क्लाइंट। फर्म एक देश में है, क्लाइंट दूसरे देश में। ये था एलपीओ। अभी आते हैं दोस्तों लास्ट टॉपिक हमारा, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का प्रोसीजर सिंपल है। स्टेप्स ऑन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन क्या होता है? विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट जो आप शॉपिंग करते हो, बगैर इंटरनेट के आप शॉपिंग नहीं कर सकते। और आजकल आप लोग ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें मंगाते रहते हो, ऐप्स का इस्तेमाल करते रहते हो, तो वही है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। तो फ्रेंड्स इसमें स्टेप्स क्या है? 3 स्टेप्स हैं। पहले तो आप उस ऐप के ज़रिए आपने रजिस्टर करना होगा, आपने डिटेल्स भरने होंगे। फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन पे आपके जो डिटेल्स पूछे गए उसको रजिस्टर करना है। आपका एड्रेस, ईमेल आईडी एक्सेट्रा, फ़ोन नंबर सब पूछा जाता है। फिर आप सर्फिंग करके आप कार्ट में चीज़ें ऐड करोगे, ऐड टू कार्ट, जो चीज़ें आपने सिलेक्ट की है। फिर आप ऑर्डर प्लेस करोगे, आपने ऑर्डर दे दिया तो फिर आपको पेमेंट के ऑप्शंस आएंगे। पेमेंट के ऑप्शंस क्या हैं आपके सामने स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिए। एक तो सीओडी है यानी कैश ऑन डिलीवरी। कोरोना के टाइम पे बोला सीओडी कई बार अवेलेबल नहीं था तो फिर आपको बाकी ऑप्शंस थे। चेक का भी ऑप्शन है, लेकिन चेक का आजकल ऑप्शन ज़्यादा नहीं चलता क्योंकि चेक क्लियर होने के बाद ही पैसा मिलेगा। थर्ड इज नेट बैंकिंग ट्रांसफर, डायरेक्टली आप अपने अकाउंट से सामने वाले के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। डी पॉइंट तो आपको पता ही है, आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हो। जैसे आप मोबाइल वगैरह फ्लिपकार्ट से मंगाते हो तो कार्ड से शॉपिंग करते हो तो आपको ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है। ये बैंक का कार्ड रहेगा, वो बैंक का कार्ड रहेगा, एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। एंड द लास्ट वन डिजिटल कैश। फ्रेंड्स ये 1 मार्क का ब्लैंक है। डिजिटल कैश इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करेंसी दैट एग्जिस्ट ओनली इन साइबर स्पेस। इट एग्जिस्ट ओनली इन साइबर स्पेस। फ्रेंड्स आपने इस वीडियो को लास्ट तक सुना, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो थोड़ा लेंदी हुआ है तो टेंशन ना लें, क्योंकि ये दोनों मोस्ट आईएमपी चैप्टर्स थे। कमिंग जो वीडियो है वो उसका पार्ट थोड़ा छोटा रहेगा, क्योंकि उसमें जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं उसको हम कवर करेंगे और उसमें ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपको पार्ट 3 चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं जल्द से जल्द आपके लिए पार्ट 3 अपलोड करने की कोशिश करूंगा। चैप्टर वाइज वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कीजिए। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ ना कुछ वीडियोस का लिंक आपको मिलते रहेगा। आप देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड सपोर्ट।